11 सफ़र की तैयारी। प्रलय उन लोगों के साथ वापस अपने रुकने वाले राजमहल में आ गया था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ चुका था, जिसमें चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, स्वर्ण मुद्रा और अन्य दुर्लभ अनमोल खजाने उसकी अन्य 2 अंगूठी में थे। उसने सभी उंगली में स्टोरेज रिंग डाल रखी थी। उसने उन स्टोरेज रिंग को पहना था जो अधिक क्षमता वाली थी। उसने उस रात कमरा बंद करके अपनी साधना करना जारी रखा और अपने आप को उस बड़े कमरे में हाथी विद्युत पंच का प्रयोग करना सीखने लगा, जिसके कारण उसको महसूस हुआ कि राज्य के ऊपर का आसमान का रंग बदले लगा था। उसके मंत्र जापों और अभ्यास करने की विधि से तो उसने अपने अभ्यास को रोक दिया और कला केंद्र से ली गई कई तकनीक का अभ्यास करने लगा था। उनमें सबसे शक्तिशाली तकनीक भी मात्र उच्चतम स्तर की थी। उसको पता चला था युद्ध कौशल तकनीक को कई भागों में बांटा हुआ था और उसके पास अभी मात्र तीसरे स्तर की तकनीक थी। उसने तलवार तकनीक, तलवार इंटेंट तकनीक, छाया कदम तकनीक, चंदन कास्ट तकनीक, धनुष विधा तकनीक जैसी कुल 50 तकनीक को उनमें से छांटकर अलग कर लिया था। अगले दिन वो जल्दी उठकर अकेला ही राज्य में बाजार में निकल गया और कई हथियार की दुकान को देखा। फिर उसने राज्य की सबसे बड़ी हथियार की दुकान को लोगों से पता किया और उसमें चला गया। उस जगह के विनियम नियमों को समझा। वो उस जगह पर खरीद और बेंच दोनों चीज कर सकता था। उस राज्य की उस भवन का मालिक भी प्रलय को जानता था। उसने राजदरबार में उसको देखा था। प्रलय ने उसकी सारी बातों को समझने के बाद अपने पास से रखे हुए जानवरों के शवों को निकालना शुरू कर दिया था उनके खाली मैदान में, और देखते ही देखते उसने पूरा मैदान उन अलग अलग रैंक के जानवरों से भर दिया था। उसको देखकर भवन मालिक भी हैरान था। उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया और 100 लोग भवन में से निकलकर काम में लग गए थे। इधर वो आदमी उसको लेकर एक भव्य कमरे में बैठा हुआ था। कुछ घंटों के बाद उसके पास उसके सामान की लिस्ट बनकर आ गई, जिनमें उनकी कीमत और भाग लिखा हुआ था। उस लिस्ट को देखकर वो दुकान मालिक खुद भी हैरान था। टोटल उसकी कीमत ही 500 करोड़ को पार कर गई थी और यह स्वर्ण मुद्रा थी। उस भवन मालिक ने अपने हौंक में एक आध्यात्मिक पत्थर निकाला और किसी को उसके माध्यम से सूचना भेज दी थी, और 1 घंटे के बाद एक लड़की उस जगह आ गई जो दिखने में 20 साल की लग रही थी। उसने आकर प्रलय को देखा और फिर उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखकर कहा, काका इतना बड़ा काम किसने किया है? उस आदमी ने अपनी नज़र और उंगली प्रलय की तरफ घुमा दी थी। वो उस नौजवान लड़के को देखने लगी। उसने अपना नाम और परिचय बताते हुए कहा, हमारी इस हथियार विभाग की शाखा जिसका नाम सूर्य तलवार भवन था हर जगह पर फैली हुई है। उसने कहा, मेरा नाम मधुलिका है। प्रलय के चेहरे के भाव फिर भी सामान्य था। उसने कहा, मेरा नाम प्रलय है और मैं इन सुंदर बन के मारे गए जानवरों के अंगों के बदले में मुझे कोई खास ताकतवर हथियार चाहिए, जैसे कि तलवार, खंजर, त्रिशूल आदि। उसकी बातों को सुनकर मधुलिका ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले तो आप अपनी कीमत पकड़िए और मेरे पीछे आए। प्रलय ने वो अंगूठी जो चांदी और सोने के नग से मिलकर बनी हुई थी उसको अपने हौंक में ले लिया और उसकी जांच की। उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को डालकर फिर उसको अपने पास अपनी अंगूठी में रख लिया, और वो उस भवन मालिक और उस लड़की के पीछे पीछे भवन की कई मंजिलों को पार करते हुए आखिर में सबसे अच्छे स्तर के हथियार वाली जगह पर आ गए थे। वो दोनों एक जगह पर रुक गए और उसको अपनी पसंद का हथियार चुनने के लिए बोल दिया। प्रलय हर तलवार, हर हथियार को गौर से देखता हुआ जा रहा था जो उस बड़ी जगह पर खांचों में रखे गए थे। हथियार भी कई श्रेणी के होते थे। प्रलय जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था उसको अपने खून में हलचल बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, और इसी प्रक्रिया में उसने उस गलियारे में सभी जगह पर घूमकर देखने लगा। आखिर में कई बार चक्कर लगाकर वो उस जगह को देखने लगा जिस जगह पर टूटे हुए हथियार और कबाड़ पड़ा हुआ था। उसने उस कबाड़ से जंग लगी हुई 4 फुट की जंग लगी तलवार उठा ली। उस तलवार के ऊपर जंग की कई परतें चढ़ी हुई थीं। उसको हौंक में पकड़ने के बाद उसकी बेचैनी बंद हो गई थी। उसने उसके अलावा उस जगह से एक बड़ा खंजर और एक तलवार को चुना जिसके ब्लेड पानी की तरह थे और उनके ऊपर कई धारियां बनी हुई थीं, और उसने अपने लिए एक त्रिशूल को चुना जो चांदी और सोने के मिश्रण से चमक रहा था। उसने वो हथियार लाकर उनके सामने रख दिए। उस भवन मालिक को समझ में नहीं आया कि उसने उस जंग लगी हुई तलवार को क्यों चुना था, और हथियार तो सभी उच्चतम श्रेणी के थे जो कि शक्ति सम्राट के स्तर के थे। उस लड़की ने उन सभी हथियारों की खासियत बताते हुए कहा, तुम्हारे सभी हथियारों का मूल्य 200 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हो गई है। प्रलय ने उसकी अंगूठी उसको देते हुए कहा कि अपने हथियार की कीमत काट लो। वो लोग वापस नीचे आ गए कुछ देर में, और प्रलय ने तलवार और खंजर को अपनी कमर में बांध लिया था म्यान के साथ, और त्रिशूल और जंग लगी हुई तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। नीचे उस लड़की ने अपनी कीमत काटकर उसको स्टोरेज रिंग वापस कर दी। साथ में अगली बार कुछ भी बेचने और खरीदने आने पर उसको शाखा का विशेष टोकन दिया था जिस पर उसको छूट मिल जाएगी। प्रलय ज्यादा बात किए बिना ही अपना सामान लेकर उस भवन से बाहर निकल आया और बाजार में अन्य दिशा में बढ़ गया। उसके जाने के बाद वो लड़की बोली, काका आपको ये लड़का अजीब नहीं लगता है? तो उस आदमी ने राज्य में कुछ दिन पहले की घटना उसको कह सुनाई। उसको जानकर वो खुद भी हैरान थी, मगर वो लड़का तो बिना किसी दिलचस्पी के उसको नज़रअंदाज करता हुआ चला गया था। उसकी खूबसूरती का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि सिंह साम्राज्य की सृजन प्रशिक्षण कला केंद्र में लड़के उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। ना जाने क्यों पर उसकी दिलचस्पी उसके अंदर बढ़ गई थी।
इधर प्रलय बाजार में घुमाता हुआ अपने काम का सामान इकट्ठा कर रहा था। उसने जड़ी बूटी और कढ़ाई खरीदी, वो भी उसने उच्चतम स्तर की खरीदी थी। उसके साथ उसको कबाड़े से काले रंग की एक कढ़ाई फ्री में मिल गई थी। यह उसकी किस्मत थी या कुछ, ये तो वक्त पर ही पता चलना था। फिलहाल तो उसने अन्य चीज़ों में खाने का सामान और मसाले खरीद कर अपने पास काफ़ी मात्रा में रख ले था। उसको ये सब काम करते हुए काफ़ी समय गुजर चुका था। कब शाम होने को आई उसको पता ही नहीं चला। इस दौरान अपने कामों से फ्री होकर वो वापस राजमहल में लौट आया था। वो वापस आया तो उसने पाया कि चारों लोग उसका इंतजार उसके ही महल में कर रहे थे। उसके आने के बाद भानुदेव बोला, भाई आज पूरा बाजार ही खरीद लाए हो, लगता है सुबह से गायब हो, बिना मिले बिना बताए हुए हमें भी बता देते, हम भी साथ में चल पड़ते। प्रलय ने बड़ी ही सहज आवाज में उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है राजकुमार भानुदेव, मैं अपने आगे के सफ़र की तैयारी करने के लिए गया था। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से इस लायक बन जाऊं जो मैं साम्राज्य कला केंद्र में दाखिला ले सकूं। सुना है वहां पर राज्यों के राजकुमार राजकुमारी और कुलीन परिवार के छात्र प्रशिक्षण लेते हैं। ये बात सुनकर इंदुमती और भानुदेव भी हंस पड़ा था। वो बोला, ये बात तो है, लेकिन हमें लगता है तुम्हारी योग्यता पहले ही इस काबिल है कि तुम उस जगह पर प्रवेश पा सको। वो बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया भी एक जंगल है, कौन सा जानवर तुमसे शक्तिशाली कब हमला कर तुम्हारा शिकार कर लेगा कुछ नहीं पता है। इसलिए मैं ताकत का वो मुकाम हासिल करना चाहता हूं जहां पर लोगों को मेरे पास आते हुए भी 1000 बार सोचना पड़े। अगर किस्मत ने जिंदा रखा है तो उसका उपयोग भी करना चाहिए अपने और अपनों के लिए। उसकी बातों में दृढ़ इच्छा शक्ति झलक रही थी, जैसे कि वो बात अपने दिल से बोल रहा हो। उसने उनको कहा, कल वो गरुड़ राज्य को छोड़ देगा और अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाएगा। यह आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात यहीं पर ख़त्म होती है, किस्मत ने चाह तो हम लोग जरूर फिर मिलेंगे। भोजन समाप्त होने के बाद काल भैरव ने एक विशेष टोकन निकालकर उसको देते हुए कहा, कभी जब तुम्हारा उधर आना हो तो अपने बड़े भाई से मिलना मत भूलना, इस टोकन को दिखाने के बाद को भी योद्धा तुम्हें मुझ तक पहुंचा देगा। उसने उसको इज्जत के साथ लेकर अपने पास रख लिया। उसके बाद भानुदेव ने राजकुमारी इंदुमती की तरफ देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद प्रलय को कहा, देखो तुम हमारे दोस्त हो और मैंने अभी तक तुमको शुक्रिया भी नहीं कहा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम्हें मैं जो भी दूंगा उसको अपने पास रखना होगा बिना किसी सवाल जवाब के। उसके बाद उसके हाथों में दोहरे हीरे की अंगूठी आ गई और साथ में एक हीरे का टोकन था। उसने उनको उसके हाथ में रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि जब तुम सिंह साम्राज्य में आओगे तो हम लोग फिर से मिल पाएंगे। प्रलय ने बिना उनकी जांच किए उनको अपनी रिंग में डाल दिया था। उसके पास लगभग 20-30 टोकन हो गए थे। उन लोगों ने उसके साथ कुछ और समय बिताया, उनको पता था कि वो बिना बताए ही चला जाएगा, इसलिए फिर रात का आधा पहर बिताने के बाद वो लोग वापस आ गए थे। इधर उनके जाने के बाद प्रलय ने कुछ घंटे बैठकर साधना करी और सुबह होने से पहले उसने जो नक्शा देखा था और जो जानकारी उसके दिमाग में थी उसके अनुसार उसको 10,000 मील का सफ़र तय करना था। इसलिए उसने बिना बताए हुए ही गरुड़ राज्य को छोड़ दिया और अपना सफ़र तय करने के लिए एक घोड़े का प्रयोग किया। उसने पहले गोमती नगर के खजाना गांव की तरफ अपना सफ़र शुरू किया और 1 महीने के सफ़र में वो खजाना गांव की तरफ आ गया था। रास्ते में वो कई जगह रुककर खुद को प्रशिक्षित करते हुए आया था। 1 महीने में उसने कई कौशल पर महारत हासिल कर ली थी। उसकी हाथी विद्युत पंच की शक्ति तीसरे स्तर को पार कर चुकी थी, जिसका प्रयोग वो बीच में पड़ने वाले पहाड़ी इलाकों में कर चुका था। उसकी भयानक शक्ति ने कई मील के दायरे को धूल मिट्टी में बदल दिया था। उसका शरीर भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता हुआ आ रहा था। उसने स्वर्ण शरीर को पूर्ण तरीके से सीखा था, जिससे उसकी रक्षात्मक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इतने समय के बाद जब वो अपने घोड़े पर सवार होकर आया और अपने बाबा के बारे में लोगों से पता किया तो उसको पता चला कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद कुछ महीनों के बाद अपना सब कुछ बेच कर रात को निकल गए थे। इतने समय वो मणिपूरक चक्र के 10वें चरण में था। उसने उसके बाद एक बार फिर से गोमती नगर कला केंद्र की तरफ अपना रुख किया और कुछ ही दिन में गोमती नगर में प्रवेश कर गया था। वो सीधा बिना किसी रुकावट के कला केंद्र में जा पहुंचा था। उसको किसी ने भी नहीं पहचाना था। उसने कार्यालय पर जाकर उस जगह पर बैठे हुए आदमी को कहा कि धीरज, नीरज, रमेश में से कोई मौजूद है क्या? उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, रमेश है, लेकिन जब उसने बातों पर कुछ पल के बाद गौर किया तो उसने कहा, तुम्हें कैसे पता उन तीनों के बारे में? उसने कहा, वो लोग मेरे साथ ही प्रशिक्षण और सफाई कर्मचारी विभाग में काम करते थे। उस आदमी ने उसको गौर से देखा और कुछ सोचने लगा। उसको सोचता हुआ देखकर प्रलय ने कहा कि रमेश से मुझे मिलना है, वो इस वक्त कहाँ है? उसका पता लेकर वो रमेश से मिलने के लिए अंदर चला गया। इस समय रमेश अपनी कुटिया में विश्राम कर रहा था। प्रलय ने जाकर उसको उठाया था। जब अपने गेट के सामने किसी अनजान योद्धा को खड़ा हुआ देखकर वो पहले तो डर गया था, फिर खुद को संभालकर बोला, आपको किससे काम है? उसकी बातों को सुनकर पहले तो उसने उसे छेड़ने का सोचा, मगर फिर अपने और मित्र को याद करके उसने कहा, धीरज और नीरज के साथ क्या हुआ था, तुम्हें कुछ पता है क्या? जब उसने अपने साथियों के नाम सुने तो वो भी हैरान रह गया। उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए प्रलय ने अपना परिचय दिया। उसने उसको बताया कि कैसे वो जिंदा बचने में कामयाब रहा था और इतने सालों से सुंदरबन की गहराई में था। प्रलय की बातों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू और हैरानी दोनों के भाव थे। अंदर दोनों दोस्त अपनी भावनाओं में बहते गए थे। रमेश बड़ा था मगर उसको अपना भाई जैसा ही मानता था। उसने बताया कि कैसे धीरज और नीरज की मृत्यु हो गई थी और कितने लोग बचे हुए थे।
वो गोमती नगर का सबसे भयानक और दिल को दहलाने वाला हादसा था। च12 काला नकाबपोश और जंगली जानवरों का हमला। प्रलय और रमेश कुटिया में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। प्रलय ने रमेश को एक भंडारण अंगूठी दी और कहा कि इसमें तांबे चांदी और स्वर्ण मुद्रा भरी हुई है, इसको अपने पास रखो। प्रलय ने उसको जबरदस्ती वो अंगूठी दी और उसको खोलने और देखने की विधि के बारे में बताया। रमेश पहले से ही तीसरे चरण के चरम पर था, जिसके कारण उसको इसका प्रयोग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। शाम को वो दोनों बाहरी विभाग की कैंटीन में गए और अपने लिए खाना पैक करवा लिया था। प्रलय की आभा ऑरा के कारण कोई भी उनके पास नहीं आया, सब बस रमेश को देख रहे थे, उसको किसी ने नहीं पहचाना था। इतने शक्तिशाली योद्धा का एक कर्मचारी के साथ संबंध किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। ये बात कला केंद्र में आग की तरह फैल गई थी। उनको देखने के लिए देवीलाल हवा में खड़े हुए देख रहे थे, उनको भी वो आंखें जानी पहचानी लग रही थीं। रमेश और प्रलय इधर रात को खाना खाकर विश्राम करने लगे थे जमीन पर लेटकर। उधर रात को गोमती नगर की सभी चौकियों और नगर के ऊपर जंगली जानवरों और कुछ काले नकाबपोश लोगों ने आक्रमण कर दिया था। हर तरफ चीख पुकार और रक्तपात मचा हुआ था। सृजन कला केंद्र भी अपने योद्धाओं के साथ उसको सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में हर परिवार शामिल हो चुका था। नगर प्रमुख अपनी योद्धा फौज के साथ खड़ा हुआ लड़ाई लड़ रहा था। सुबह होते होते आधे से अधिक जानवरों ने नगर में प्रवेश कर लिया था। कुछ लोग उड़ने वाले जानवर पर सवार थे। धीरे धीरे करके कुलीन परिवार के लोग मारे जा रहे थे। चौकियां को पहले ही नष्ट किया जा चुका था और उन लोगों ने अपने जानवरों के साथ रात तक गोमती नगर को काबू कर लिया था। प्रलय ने देख लिया था, मगर जिसके लिए वो आया था वो उसके साथ था और उसको किसी से कोई खास मतलब नहीं था। कला केंद्र था, वो अभी भी सुरक्षित था। मगर रात को गुजर जाने के बाद सीमा पर और अंदर काले नकाबपोश लोग खड़े हुए थे जो अंदर सुंदर बन से आए थे। कुछ लोगों की टुकड़ी ने कला केंद्र पर भी कब्जा कर लिया और सभी आंतरिक और बाहरी छात्रों, आचार्यों और अन्य लोगों को बंदी बना लिया गया। फिर एक आदमी की नज़र एक तरफ लकड़ी की बनी हुई कुटिया पर गई। उनमें से सबको बाहर निकालने के लिए लोग भेज दिए। जब एक आदमी रमेश और प्रलय की कुटिया में आया तो देखा दो लोग जमीन पर पड़े हुए सो रहे हैं। उसने दोनों को लात मारी। रमेश चीख पड़ा दर्द के मारे और प्रलय उसकी आवाज़ सुनकर उठा। उसने उस काले आदमी की गर्दन पलक झपकते ही तोड़ दी। उसको नीचे गिरा हुआ देखकर रमेश एक बार फिर से चीख पड़ा। काफ़ी देर से अंदर से जब कोई बाहर नहीं आया तो दूसरा अंदर गया। जितने भी लोग अंदर जाते गए कोई वापस नहीं आ रहा था। अब तक 20 लोग से अधिक उसके अंदर जा चुके थे। वो लोग कला केंद्र के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। उनमें से शक्तिशाली आदमी जिसके शरीर से हरी ऊर्जा निकल रही थी, उसकी आंखें ही हरी हो रखी थीं। उसने हरे रंग का कवच पहना हुआ था। जब किसी और को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसके सामने एक एक करके उसके सामने लाशें गिरने लगी थीं। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि उसको भी कुछ समझ में नहीं आया था। उसने उस विशाल मैदान में उस किनारे की तरफ देखा जहां से उसके लोग यानी लाशें उड़ती हुई आ रही थीं। फिर कुछ देर में रमेश के साथ प्रलय चलता हुआ आया और बोला, तुम्हारे आदमी ने मेरे दोस्त को लात मारी और मेरी नींद खराब की, इसलिए इनको मरना पड़ा। तो तुम जो भी हो और जहाँ से भी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं और मेरा दोस्त ये से जा रहे हैं। उसके पीछे खड़े हुए लोग और उनके पीछे खड़ी हुई जानवरों की फौज जो कि उसके नियंत्रण में चल रही थी, खड़ी हुई थी। प्रलय की बिना सर पैर की बातों को सुनकर उनको समझ में आया कि उस लड़के ने क्या किया है। वो लड़का रमेश को लेकर जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी वो आदमी जो उनका सरदार नजर आ रहा था क्रोध में चिल्लाते हुए बोला, यहाँ क्या कोई नाटक चल रहा है जो तू इस जगह से इतनी आराम से चला जाएगा। उसने अपने जानवरों की तरफ इशारा किया जो उसकी तरफ उसको चीरने फाड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। प्रलय ने रमेश को पीछे की तरफ हवा में उछाल दिया और वो भवन के ऊपर जाकर गिरा। इधर प्रलय ने अपने हाथ में तलवार और त्रिशूल को पकड़ लिया और उन जानवरों पर टूट पड़ा। उसके एक ही बार से जानवरों के शरीर को आधे से चीरता हुआ जा रहा था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। उनकी नज़रों के सामने लाशों का ढेर लगाने में लगा हुआ था। जब काले नकाबपोश ने देखा कि जानवरों की बलि चढ़ रही है तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया उसको मिलकर खत्म करने के लिए। उन लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया था। हर तरफ से शक्तियों की लहरें और हथियार उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे, मगर प्रलय तो वहाँ उस जगह पर था ही नहीं। जब तक वो उनके सामने आया तब तक उन लोगों के सर और उस हरे कवच वाले आदमी की छाती पर एक पंच पड़ा, जिसके कारण उसका कवच आवाज के साथ टूट गया था और वो खुद उड़ता हुआ कला केंद्र की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था। साफ पता चल रहा था उसकी छाती फट गई थी। प्रलय ने रुकने का नाम लिया और उन बचे हुए जानवरों को मारने में लग गया। मगर यह क्या, पूरे गोमती नगर में फैले हुए बड़े विशालकाय शक्तिशाली जानवर उड़ते हुए और चलते हुए कला केंद्र की तरफ ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। प्रलय जो खाली समय मिला उसमें उसने उन सब की शक्ति मणि स्रोत निकालना शुरू कर दिया और मरे हुए लोगों की तलाशी लेने लगा। सबके सामने जो जिसके पास से मिला सारा सामान इकट्ठा किया और अपने पास रख लिया। तभी उड़ने वाले जानवरों को देखकर रमेश ऊपर से चिल्लाने लगा। उसको देखकर उसने एक मंत्र पढ़ा और रमेश एक झटके से खींचता हुआ उसके पास आकर रुका हवा में। प्रलय ने रमेश को बोला, अपना खंजर निकाल कर सभी की मणि निकाल ले और जो बचे हुए रह गए हैं उनकी तलाशी ले, कोई सुराग मिल जाएगा और इनकी स्टोरेज रिंग भी उतार लियो। और इतना कहकर वो अपनी जगह से एक छलांग लगाकर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया था।
इधर जो बंदी बनाए हुए लोग थे सभी को आज़ाद किया जा चुका था। उधर आसमान में उड़ता हुआ बाघ अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ अपनी नीली आंखों से उसको ही देखे जा रहा था। प्रलय ने भी होंती विद्युत पंच का प्रयोग किया और उसके पहाड़ जैसे शरीर पर बिजली की गति से मुक्का मार दिया था, जिसके कारण उसका शरीर हवा में ही फट गया था। उसने एक झटके से उसके अंदर से मणि को जाकर निकाल लिया और नगर में मौजूद जानवरों और लोगों का अकेला ही शिकार करने में लगा रहा। जब उसने आधे से अधिक जानवरों को मार डाला तो बचे हुए डरकर जंगल की ओर भागने लगे थे। उनके ऊपर अन्य कला केंद्र के छात्रों और योद्धाओं ने धावा बोल दिया था। इधर प्रलय अपने किए हुए शिकार से स्रोतों को हासिल करता हुआ आगे बढ़ता गया और नगर प्रमुख की हवेली पर जा पहुंचा था। प्रलय इस वक्त खून से सना हुआ था, उसके आंखों की चमक बरकरार थी। उसने पहले बाहर मौजूद होंती, तेंदुआ, भालू, अजगर, मकड़ी, कछुआ, चीलबाज जैसे भयानक जानवरों के ऊपर अपना ध्यान दिया। यह एक अवसर था जहां पर वो अपनी काबिलियत को परख सकता था। पलक झपकते ही उसका शरीर स्वर्ण जैसा हो गया और उसकी आंखों का रंग बदल गया और वो अपने होंठ में तलवार लेकर उन जानवरों से भिड़ गया। एक होंठ में तलवार और उसकी लात घुसों का प्रयोग कमाल था। हवा में उछलकर जिस कौशल का वो प्रयोग कर रहा था अद्भुत था। 1 घंटे में उसने नगर प्रमुख का भवन का घेरा खत्म कर दिया था। उसने अपने मतलब का सामान इकट्ठा किया और अंदर जाने लगा था। कुछ और आधे घंटे के बाद वो जगह धूल में मिल गई थी। खून और मिट्टी से सना हुआ वो उस विशाल जगह से जब गुबार हटा तो निकलकर बाहर आ रहा था। नगर के कुलीन परिवार और बचे हुए लोग हैरत से नज़ारा देख रहे थे। वो खून से सना हुआ ही पैदल चलता हुआ कला केंद्र जा पहुंचा। उसको देखकर रमेश भी नहीं पहचान पा रहा था। जब उसने बोला, क्या देख रहा है भाई, मैंने तुझे कुछ काम कहा था करने के लिए, कर लिया तूने? उसकी आवाज़ को सुनकर रमेश भागकर उसके गले लग गया था। प्रलय बोला, यार सारा कपड़ा खराब हो गया है, चल नहाने के लिए नदी पर चलते हैं। रमेश बोला, इस जगह पर भी नहाने की जगह है? इतने में पीछे से कोई बोला, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और कोई नहीं, कला केंद्र प्रमुख थे। वो उन दोनों को अपने निवास में लेकर गए थे। उनके पीछे सारे योद्धा आचार्य थे। जब वो अंदर नहाने के लिए चला गया और कुछ देर के बाद वापस आया तो उसका रंग रूप मन को मोहने वाला था। उसकी काली आंखें और काले बाल जो कंधे से ऊपर थे और बलिष्ठ और मजबूत कद काठी का योद्धा लग रहा था। कोई नहीं कह सकता था वो 16 साल का नौजवान लड़का है। उसने सभी छात्रों को बोला, इन जानवरों की लाशों को इकट्ठा कर लो और इनकी नीलामी करवा देना। तुम लोगों को धन और अपनी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। इनका खून, खाल, हड्डी सभी अंग योद्धाओं के बहुत काम आते हैं। इनमें रैंक 100 से ऊपर की जानवर की लाशें भी तुम लोगों को नगर प्रमुख भवन की तरफ मिल जाएंगी। तभी कुछ लोगों की पीछे से आवाज आई जो तेजी से चलते हुए आ रहे थे, अब भवन नहीं रहा, तुमने तो उसको मिट्टी का ढेर बना दिया है, और कहकर हंसने लगा था। फिर उन लोगों ने उसका झुककर सक्रिय कहा और अन्य लोगों के साथ अग्नि परिवार की विशालकाय इमारत में ले गए थे। उसकी उस जगह पर रुकने की व्यवस्था की गई थी और गोमती नगर की सफाई 1 दिन में ही सब लोगों ने मिलकर करवा दी थी। गरुड़ राज्य के संदेश भेजा जा चुका था और उस जगह से शक्तिशाली लोग उधर अगले दिन आ चुके थे। इधर हर कोई रमेश को घेरे हुए था और उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बता दिया, ये कुछ साल पहले कचरा नाली का कीड़ा समझा जाने वाला प्रलय है। 13 सुंदर वन और रहस्यमयी रास्ता। इधर रमेश सभी को उसके सच से अवगत करवा रहा था। उधर अंदर अपने कमरे में द्वार बंद करके प्रलय अपनी साधना के लिए उन्मनी का प्रयोग कर रहा था। उसको इस बार ध्यान में बैठे हुए 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन उसने अपनी आंखों को खोला और अब वो फिर से अनाहत चक्र में आ चुका था। उसकी आंतरिक और बाहरी शक्तियों में फिर से बढ़त हासिल करी थी। उसने उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकल आया था। उसके बाहर आने की सूचना सेवकों ने तुरंत नीचे जाकर दे दी और कुछ देर में जब वो उतरता हुआ नीचे आया तो देखा कि वो जगह लोगों से भरी हुई थी। जब गरुड़ राज्य के लोगों ने उसको देखा तो हैरान रह गए थे। उनमें से कुछ लोग वो थे जिन लोगों ने उसको महाराज और महारानी के साथ देखा था और फिर यह बात उन लोगों ने अग्नि परिवार और नगर प्रमुख को तुरंत बता दी थी। रमेश के कपड़े और चेहरा 2 दिन में ही बदल गया था। इस समय अग्नि परिवार, आर्य परिवार, वर्मा परिवार, नगर प्रमुख और राज्य की तरफ से आए हुए योद्धा मौजूद थे। और भी लोग थे जिनके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। उन सभी लोगों ने उसका झुककर सक्रिय किया। इतने में कला केंद्र के लोग भी आ गए थे। सभी लोगों ने उसका नगर को और उनकी जान बचाने का आभार अदा किया और इसी के साथ उसको कुछ तोहफे भी भेंट किए। सबसे आखिरी में नगर प्रमुख और अग्नि परिवार ने उसको तोहफा भेंट किया था। प्रलय ने फिर रमेश से पूछा कि तुम मेरे साथ गरुड़ राज्य चलोगे तो मैं तुमको वहां पर राजकुमारी नैना और राजकुमार चंद्रकांत के पास छोड़ दूंगा और तुम उस जगह अपना अभ्यास और प्रशिक्षण भी कला केंद्र में कर सकते हो। रमेश ने उसको बोला, छोटे भाई, यह मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी काबिलियत को बढ़ाकर उसमें प्रवेश हासिल करूं, ना कि सिफारिश पर। ठीक है बड़े भाई। उसके बाद प्रलय ने पोटली निकालकर उसको दी और कहा कि इन गोलियों को मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। इसमें से 1 गोली हर हफ्ते तुमको खानी है। 2 महीने के बाद अगर परेशानी हो तो उसको सहना। ईश्वर ने चाह तो आप भी बहुत जल्दी तरक्की करोगे। ये शरीर सुधार गोलियां हैं जिनको मैंने बहुत सी जड़ी बूटी को मिलाकर अपनी ऊर्जा से बनाया है। 2 स्तर की गोलियां हैं।
स्तर 2 की गोलियां। अन्य लोग हैरान थे। नगर प्रमुख ने और अन्य परिवार के लोगों ने उसको भरोसा दिया, आपसे रमेश को एक अलग भवन और हर चीज़ मिलेगी, वो हमारा भी भाई तो किसी का बेटे जैसा बन चुका था। उस रात उसने सबके साथ भोजन किया और फिर रमेश को लेकर अपने कमरे में पूरी रात गोली खिलाकर साधना करवाई। 2 दिन वो रमेश के साथ लगा रहा था, उसको बताता रहा था और तीसरी रात को सुबह होने से पहले वो भवन से गायब हो गया था। अग्नि परिवार के कुछ बुजुर्ग उसको जाते हुए महसूस कर सकते थे। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, यह वही लड़का है जिसके बारे में मालिनी ने बताया था और जिसने कृष और मालिनी की जान को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उन लोगों ने केवल उसकी धुंधली परछाई ही देखी जो अमृतसरिता नदी से होती हुई सुंदर वन में चली गई थी। इस पर एक बुजुर्ग जो लोग उसके पीछे आए थे दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है वो इस जड़ की तलाश में गया है, क्योंकि उसका भाई जैसा दोस्त यहाँ पर है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हालत फिर से खराब हो। इधर कमरे में रमेश जब अपनी साधना से बाहर आए तो वो अपने 10 चरण पार कर चुका था। उसका शरीर शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ था। ये रफ्तार तो राक्षसी थी। यह कमाल उसके अंदर मौजूद दिव्य खून का था, जिसका हल्का अंश भी सभी रोगों और विकारों को ठीक करने में सक्षम था। उसने फिर से स्नान करा के अपनी साधना करना जारी रखा और इधर वो जंगल में बिना डर के आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। एक दिन में ही अपनी गजब की रफ्तार के साथ वो जंगल के उस हिस्से में आ चुका था जिस जगह पर उसने अपनी साधना करी थी, और उसके बाद वो उस जगह की तरफ बढ़ गया जहाँ पर झरना था और वो विशाल दरार मौजूद थी। उसको उन काले नकाबपोश के पास से इसी जगह का नक्शा मिला था, जिसका मतलब इस जगह का उनसे कुछ तो लेना देना था। दूसरी बात, वो लोग जानवरों को नियंत्रण करने की कला में माहिर थे, जिसका मतलब था कि वो लोग आसपास के क्षेत्र से तो बिल्कुल भी नहीं थे। प्रलय ने उन लोगों की स्टोरेज रिंग के चेक करने का सोचा और उसने सरदार और दूसरे उनके मालिक की अंगूठी बाहर निकाल ली और उसके अंदर देखने लगा। उसके अंदर अजीब रत्न थे, स्वर्ण था, हीरे थे, पत्थर थे जिनसे रोशनी निकल रही थी, कुछ किताबें थीं। प्रलय ने दोनों अंगूठी से किताबों को बाहर निकाला और पढ़ने लगा। एक जगह बैठकर उसने कुछ ही देर में सारी किताबों को पढ़कर जला दिया था। उसमें कुछ निषेध तकनीक भी थी। प्रलय ने सबसे पहले धरती तत्व की ढाल विधि को सीखना शुरू किया। उसके 4 चरण थे, जिसमें ढाल प्रकट करना, टोर्नाडो बनाना, आसमान से हथियार की बारिश करना और आखिर में मिट्टी की तलवार थी। प्रलय ने इन चरणों को पार करने के लिए अपने दिव्य आंखों और दिव्य खून की मदद से बहुत जल्दी सीख लेता था। उसकी शक्ति के बढ़ने के साथ साथ उसकी इंद्रियों की क्षमता भी बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी आंखों का रंग बदलकर 200 मील के दायरा देख सकता था। उसको कई दासियों मील की धड़कन भी सुनाई देना शुरू हो गई थी। छोटे से छोटे और बड़े सभी जीवों की धड़कन सुन पा रहा था। उसने अपने अभ्यास में 1 हफ्ता लगाया और अपने आसपास के क्षेत्र को, जंगल को तबाह कर डाला था। 5-6 मील में उसने पहाड़ों, पेड़ों, पौधे सभी को मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद उसने जानवरों को पालतू बनाने की विधि, मंत्रों का अभ्यास किया और फिर उसने मानसिक ऊर्जा हमला करने की विधि को सीखना शुरू किया। इसमें उसको काफ़ी मेहनत और समय लगा। उसने 2 महीने में 5 तत्व में से 3 तत्व के हमले सीखे, जो बहुत प्रभावशाली तो नहीं थे मगर फिर भी उपयोगी साबित हो सकते थे। उसने बिजली, आग और धरती तत्व को संघनित करना सीख लिया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा शक्ति के साथ। उसने तलवार कदम चाल, तलवार वर्षा, तलवार भंवर, तलवार चक्रव्यूह, इसमें 1000 तलवार चक्रव्यूह से लेकर लाख स्तर की तलवार चक्रव्यूह, करोड़ तलवार चक्रव्यूह, उसके बाद तलवार विनाश का बार था, फिर तलवार फील्ड और तलवार इंटेंट था। वो लगातार सुंदरबन में खुद को प्रशिक्षित करता रहा और 1 साल के समय में 50 मील से अधिक का क्षेत्र केंद्र में सपाट हो चुका था। कुछ और महीने अभ्यास करने के बाद उसने अपना लक्ष्य अब उस दरार में जाने के बनाया था। उसने सुंदरबन के सभी भयानक जानवरों को हाई रैंक के थे खत्म कर डाला था। प्रलय की आभा और पहले से 4 गुना अधिक बढ़ गया था। उसने अपनी साधना को निष्क्रिय करने और छुपाकर रखने की विधि दिव्य शक्ति ग्रंथ से सीखी थी। अब वो उसके कई पन्नों को खोलने में कामयाब हुआ था। उसके सामने 2 कौशल थे, देवीय हथेली और टॉर्च स्किल, लेकिन उसकी मानक क्षमता बहुत अधिक थी, इसलिए उसने उनको पढ़कर छोड़ दिया था। उसने उस अंधेरी दरार में प्रवेश किया और आगे बढ़ते हुए जांच करना जारी रखा। कुछ मील के बाद एक बार वो फिर से उसी जगह गुफा के मुहाने पर आ गया था जहां से कुछ साल पहले वापस गया था। इस बार भी उसको जानवरों की हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे थे। वो चलता हुआ दीवारों को देखता हुआ अंदर चलता गया और जल्दी ही फिर से बाहर निकलकर जंगल में आ गया था। उसने अपनी निगाहें घुमाकर हर दिशा का निरीक्षण किया मगर उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा था। वो फिर उस जगह पर मौजूद दूसरी गुफा, जिसमें उसे अजगर और जानवरों के ताकतवर होने के बारे में पता चला था, कुछ दूरी पर उसकी तरफ चला गया। जानवरों के सिवा उसको किसी इंसान के होने का कोई आभास नहीं हो रहा था। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर जांच की। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए पहले ही दिशा का पता लगाकर दूसरी तरफ से आकर जाकर वो उस जगह को देख रहा था। वो लड़ाई में होने वाले शौर से अगर कोई था भी तो उसको आगाह नहीं करना चाहता था। आखिर में उसने उस तालाब की गुफा में प्रवेश किया और अंदर चलता गया और चलते हुए जल्दी ही अंदर फिर से उस तालाब के पास आ गया था। इस बार उसने उस जगह की जड़ी बूटियों को तोड़ना शुरू किया जो दीवारों पर उगी हुई थी। चारों और ऊपर नुकीले बड़े बड़े शंकु के आकार के पत्थर निकले हुए थे। उस तालाब का पानी नीला ही था। 4-5 मील लंबा छोड़ा वो तालाब प्रलय उसके चारों और धीरे धीरे जड़ी बूटी तोड़ता हुआ एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो अपना काम करते हुए एक छोर से उस जगह के सामने वाले छोर पर आया तो उसका हौन थन जाने में ही एक मटर जैसी जड़ी बूटी के पेड़ को तोड़ने के चक्कर में जिस जगह पर वो उगी हुई थी वो दीवार में खांचे जैसा था।
उसका हॉन्ट किसी चीज़ से तेज़ी से टकरा गया जिसके कारण वो चीज़ अपनी जगह से सरक गई थी। उसके सरकने के साथ ही तालाब का पानी दो भागों में बंट गया था और एक सुरंग दिखाई देने लगी थी। प्रलय ने जब ये देखा तो खुद भी हैरान रह गया। फिर उसने उसको तोड़ने के बाद देखा कि जिस चीज़ से उसका हॉन्ट टकरा गया था वो गोल ऊपर निकला हुआ पत्थर का टुकड़ा था, जो उसकी हॉन्ट टकराने की वजह से अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया था। तालाब के दो भागों में बंट जाने के बाद जो सीढ़ियां निकलकर सामने आई थी, प्रलय अपनी जगह से उन सीढ़ियों पर पैर रख दिया और जैसे ही वे एक एक सीढ़ी उतरता हुआ तालाब के नीचे तल के बराबर आया, उसका अगला पैर जमीन पर पड़ा जो कि सुरंग बनी हुई थी। उसका आकर ही 1 मील जितना बड़ा था। उसके बाद वो सीढ़ियां वापस से गायब हो गई और वो रास्ता बंद हो गया था। वो पत्थर फिर से अपनी जगह पर आ गया था। जिस जगह उसका पहला पैर पड़ा था वो देख रहा था वहाँ कुछ जगह ईंटों के आकर की कटी हुई थी जो उन सीढ़ियों के जितनी ही बड़ी थी। वो नीचे आ गया और अपने सामने उस अंधेरी गुफा को देखा जिसमें मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर घास, खरपतवार और अन्य चीजें उगी हुई थीं। उसने अपनी आंख की दिव्य आंख शक्ति से देखा तो उसको ये सुरंग नुमा गुफा गुमवादार दिखाई दे रही थी। जब उसने चींटी, छिपकली और चूहा जैसे छोटे जानवर देखे तो वो समझ गया कि आगे इसके किसी छोर पर जीवन है। उसने अपने हाथों में आग जलाई और एक बड़ी लहर को आगे भेज दिया जिसने रास्ता साफ कर दिया और जाले खरपतवार को जलाते हुए सीधी चली गई थी। उसके पीछे प्रलय भी आगे बढ़ने लगा। उसके अंदर वो चलता गया और मोड़ पार करता गया। समय का अंदर भान नहीं था। उसने अनुमान लगाया अब तक उसको हफ्ता हो गया था उसके अंदर। मगर अच्छी बात यह थी कि उसको खरगोश और अन्य छोटे जानवर मिलने लगे थे जिनको मारकर वो पकाकर खा रहा था। और कुछ दिन के बाद उसने अंदर एक 20 फुट के सांप को मार डाला था। उसने जहर की ग्रंथि को निकालकर उसको ही काट कर पका लिया था। उसकी सफ़र की तैयारी अब काम आ रही थी। उसको उस गुफा नुमा सुरंग में 15 दिन बीत चुके थे। 16वें दिन उसकी इंद्रियों ने बहुत अलग अलग हलचल महसूस कर ली थी। 14 प्रलय और रेगिस्तान के खतरे। प्रलय ने 16वें दिन हलचल को महसूस करके वो समझ गया कि जीवन के और अधिक आसार दिखाई पड़ने लगे थे। इसलिए उसने सतर्क रहना ठीक समझा और अपनी दृष्टि का प्रयोग करते हुए उस सुरंग से बाहर निकलने वाले रास्ते पर तेजी से चलना शुरू कर दिया था। उसने अपने अनुमान के अनुसार पूरे दिन चलने के बाद 200 मील और सफ़र तय कर लिया था। आखिर में उसने देखा कि सुरंग का मुंह तो बड़े बड़े पत्थरों से बंद है, जैसे किसी पहाड़ को उठाकर ही इसके सामने रख दिया गया हो। मगर इसके अंदर साइड में एक दो हॉन्थी जितनी बड़ी दरार बनी हुई थी जो एक दिशा में जा रही थी। एक साथ दो हॉन्थी का मतलब 30-40 फुट की दरार होगी। वो उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए कुछ समय चला और खुद को पहाड़ियों और जंगल के बीच में पाया। वो उस दरार से निकलकर जिस जगह पर आया था उस जगह के पास उससे भी बड़ी गुफा जैसी सुरंग दिखाई दे रही थी। प्रलय रास्ते का पीछा करता हुआ भूलभुलैया को पार करता हुआ आराम से बाहर निकलकर आया तो देखा कि वो पेड़ों के झुंडों के बीच निकलकर आया है। उसके सामने आसमान को छूने वाले पर्वत जैसे तने के साथ हजारों पेड़ों का समूह था। मगर यह सभी पीपल और बरगद के पेड़ थे। उनकी मोटी डालियां जो किसी हॉन्थी के शरीर जितनी बड़ी थीं, उनके बड़े बड़े पत्ते थे। प्रलय ने सोचा क्या ये किसी दूसरे भूखंड में आने जाने का गुप्त मार्ग था। अब तो उसको उसकी बनावट और रचना के अनुसार समझ में आ गया था कि इस गुप्त रास्ते को जिसने भी बनाया होगा, एक वो शक्तिशाली होगा और दूसरा बुद्धिमान होगा। उस रास्ते को किस्मत से ही खोजा जा सकता था उन पहाड़ियों की गुफाओं और सुरंगों में। फिलहाल तो वो सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर चढ़ने के लिए ऊपर उछल गया और 2 छलांग में ही उसके ऊपर खड़े होकर अपने आसपास का जायजा लेने लगा कि वो किस जगह पर है और क्या माहौल है। उसने ऊपर खड़े होकर देखा कि कुछ 100 मील में जंगल, पहाड़, खाइयां मौजूद थीं और उसके आगे उसको पीली मिट्टी बिछी हुई दिखाई दे रही थी। आसमान में सूर्य अपनी तेजी से चमक रहा था। बादल काले और सफ़ेद थे। दूर उसको काले बादल की बस शुरुआत होती दिख रही थी, आगे वो नहीं देख पा रहा था। उसकी दिव्य दृष्टि एक सीमा तक ही देख सकती थी। अभी उसकी शक्ति के हिसाब से वो देख पा रहा था इस जगह के जानवर कई अन्य जानवरों के मिश्रण से बने हुए थे और जो अपने मूल रूप में थे उनमें सबसे छोटी चींटी भी किसी हॉन्थी के बराबर थी। उसने खड़े होकर उस जगह के खतरों के बारे में सोचा तो खतरे की भावना से उसका दिल भी जोर से धड़कने लगा था। उसने अपने मन में सोचा, लगता है जंगल और जानवरों से मेरा पुराना नाता है, हर बार किसी ऐसी जानलेवा जगह पर फंस जाता हूँ। वो खड़ा हुआ ऊंचाई पर यही सब सोच रहा था, तभी उसको आकाश में भयानक ध्वनि तरंगे सुनाई दी। वो देख सकता था वो उड़ने वाली चीज़ एक दिशा से उड़ती हुई आकार उस रेगिस्तान के ऊपर हवा में खड़ी हुई थी और उसके अंदर से कुछ ही देर में हजारों जीवित लोगों को नीचे फेंक दिया गया था। ऐसा नज़ारा उसने पहली बार देखा था। उस उड़ने वाली चीज़ पर एक बड़े ड्रैगन का झंडा लगा हुआ था और उसके ऊपर स्वर्ण ड्रैगन बना हुआ था। इन लोगों को हरे रंग के और काले रंग के कपड़े पहना रखे थे। प्रलय उनकी हर हरकत को बड़ी आसानी से देख सकता था। जब उनको आकाश से नीचे फेंका गया तो उसकी आंखों में उनकी गिरने की गति पैदल चलने के जैसी दिखाई दे रही थी, बहुत ही धीमी। उनको उस जगह पर डालने के बाद वो उड़ने वाला जहाज वापस मुड़कर उसी दिशा में चला गया जिस दिशा से आया था। मगर प्रलय का दिल मुंह को आ गया जब कुछ देर के बाद उसने देखा कि वो सभी लोग उसकी दिशा में अपनी बची हुई सारी शक्ति को लगाकर रेगिस्तान को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने अपनी गति से मुश्किल से 20-30 मील की दूरी तय करी होगी, तभी उस रेगिस्तान के अंदर से हलचल होना शुरू हो गई थी और वो देखा पा रहा था। उस हलचल को महसूस करके उन सभी लोगों के चेहरे पर खौफ भर गया था। उन लोगों ने फिर से तेजी से आगे जाना जारी रखा।
कुछ मील ही वो लोग भाग पाए होंगे तभी रेत के नीचे से पीली रंग की मकड़ियां बाहर आना शुरू हो गई, जिनके शरीर पहाड़ की तरह विशाल था। उनके बड़े पैर और दंत किसी वृक्ष के तने के समान थे और पैने थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें पीली रोशनी में जल रही थीं। देखते ही देखते उन मकड़ियों की संख्या बढ़ती गई और वो उन लोगों को किसी कागज की तरह चीरते हुए उनको खा रही थी। कुछ अपने मुंह से जाल फेंककर कैद करके उनको जिंदा ही निगल रही थीं, जबकि कुछ मकड़ियों की आंखों से पीली रोशनी की किरण निकलकर जिसके भी शरीर से टकरा जाती थी उसके शरीर को बीच में से काट दे रही थी। उन लोगों की संख्या तेजी से कम होती जा रही थी, मगर फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। रेगिस्तान को पार करते करते उनकी संख्या लगभग आधी रह गई थी। जमीन पर आने के बाद जिंदा बचे हुए लोग भय और क्रोध दोनों से भरे हुए थे। उनकी आंखों में अपने भाइयों साथियों के मारे जाने का गम साफ झलक रहा था। उन घायल लोगों के खून की गंध ने जमीन पर रहने वाले जानवरों का ध्यान खींच लिया था। वो एक बार फिर से जानवरों का शिकार होना शुरू हो गए थे। प्रलय ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी गति तकनीक का प्रयोग करके उन लोगों की तरफ जाना शुरू किया। इधर उन लोगों को जमीन पर चलने वाली चींटी, भालू, तेंदुआ, मगरमच्छ जैसे विशाल जीवों और उनसे छोटे जीवों ने घेर लिया था। उन जानवरों के हमले से बहुत से लोग मारे जा चुके थे। इधर प्रलय भी उनके पास लगभग आ चुका था। उसने दूर से ही धरती ढाल का प्रयोग किया और उनके चारों ओर जमीन फटकर उनके चारों ओर ढाल के रूप में दीवार खड़ी कर दी जो कई फुट मोटी थी। प्रलय ने फिर अपने कई तकनीकों का एक के बाद एक प्रयोग करना शुरू कर दिया और उसने उस जगह पर मौजूद जानवरों की लाशों का ढेर लगा दिया था। उसने अब तक अकेले ही हजारों जानवरों को मार डाला था। हर तरफ खून और उनके शरीर के अंग मांस बिखरा हुआ था। जो लोग अपने प्राण बचने की उम्मीद खो चुके थे उनके लिए ये किसी वरदान जैसा था। अभी तक उन लोगों को उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई दी थी जो उन आते हुए जानवरों को मार रहा था। उनको कभी त्रिशूल, कभी तलवार तो कभी लात घुसों और दहाड़ की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। अपने साथियों का कत्ल और मरता हुआ देखकर अन्य जानवरों ने डर का अपने कदम पीछे खींच ले और वापस से जंगल में भागने लगे थे। प्रलय ने उन मारे हुए जानवरों को अपने पास स्टोरेज रिंग में रखना शुरू किया और साथ में उनकी शक्ति मणि को निकाल लेता था, मगर इनकी यह मणि किसी अंडे जैसी थी जिसके ऊपर अलग अलग धारियां बनी हुई थीं। उसने 1000 से ऊपर शक्ति मणि इकट्ठी कर ली थी, साथ में उनकी लाशों और अंगों को भी अपने पास रख लिया था। वो फिर वापस से जंगल में जाने लगा उन लोगों को छोड़कर। जब वो वापस से जंगल में गायब हो गया तो उन लोगों का ध्यान टूटा और उनमें से एक आदमी बोला, आचार्य केशव देव, आपका क्या कहना है उस नौजवान लड़के के बारे में? केशव देव ने कहा कि लगता है ड्रैगन साम्राज्य को उनका मसीहा जल्दी मिल जाएगा। फिर केशव देव ने कहा, राका, रोनी, कालू, गीता, सीता, तुम सब लोगों का नेतृत्व करते हुए मेरे पीछे लेकर आओ, हमें उसे ढूंढना होगा। और जो जानवर बचे पड़े हैं उनको उठा लो, वो हमारे खाने का प्रबंध छोड़ गया है। इधर ये लोग अंदर जंगल की तरफ जाने लगे थे। किस्मत से अभी तक उनका सामना दोबारा से किसी जानवर से नहीं हुआ था। वो प्रलय की शक्तियों और हवा में उसकी गंध को महसूस करते हुए आगे जा रहे थे। तभी उनको एक विशालकाय सांप के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ नजर आता है जो लगातार उसके सर पैर अपने मुंह से बाहर करता जा रहा था। उस दैत्याकार सांप ने 20 मील का क्षेत्र मिट्टी में मिला दिया था, जिसके कारण पेड़ पौधे खत्म हो गए थे और हर तरफ धूल मिट्टी का गुबार फैलता हुआ जा रहा था। जंगल के अन्य जानवरों को खतरे का एहसास हो चुका था। उन दोनों की लड़ाई अपनी भयानक सीमा तक आ रही थी। उसकी विशाल पूंछ जिस जगह घूमकर टकरा जाती थी वो धूल में बदल जाती थी। इस समय दोनों ही जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। प्रलय के खून में अजीब उबाल हो रहा था। जख्मी होने के बाद भी उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। उसके दिल का खून उसके शरीर में बहता हुआ महसूस हो रहा था, जिसके कारण उसके शरीर में शक्तियों की लहर बहती हुई लग रही थी और कुछ बूंद रक्त उसके हृदय से निकलकर उसके शरीर में मिल रहा था। उसी के साथ प्रलय ने उठते हुए एक बार फिर से हाथी विद्युत पंच को सक्रिय किया और उस विशाल सांप के माथे पर तीव्र गति से मुक्का जड़ दिया था, जिसके कारण उसका विशाल सर फट गया था। उसने उसकी शक्ति मणि को निकाल लिया जो सामान्य हाथी जैसी थी। उसके ऊपर 5 रंग की धारियां बनी हुई थीं। प्रलय उसकी गुफा में प्रवेश किया और खुद को साधना के लिए तैयार किया और उसकी मणि को सोखने के लिए बैठ गया आसन लगाकर। गुफा में वो अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी ऊर्जा शक्ति को आत्मा में मिलाता जा रहा था। उसको ऐसा करते हुए 2 दिन गुजर गए थे। उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं और उसके सामने रखी हुई मणि छोटी और काली पड़ती चली गई थी। आखिर में तीसरे दिन की रात को उसने उसको पूरी तरह से सोख लिया था, जिसके कारण उस सांप की मजबूत काया का गुण उसके अंदर आ गया था। और भी चीज़ों में उसने वृद्धि महसूस की थी। फिलहाल उसने समय का उपयोग किया और एक दिन का समय लेकर उसने 1000 मणि को अवशोषित कर लिया था, जो अलग अलग जानवरों की थी और उनके पास अलग अलग तत्वों की शक्तियां भी थी, जिसके कारण उसकी 5 तत्वों की शक्ति में भारी मात्रा में वृद्धि हुई थी। वो देख पा रहा था कि उसकी काया का ऊपरी रंग भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था, लेकिन उसकी खाल में पीला और सफ़ेद रंग की मिश्रण वाली खाल का निर्माण होना शुरू हुआ था जो बहुत हल्की थी। प्रलय अपनी उस गुफा से सुबह बाहर निकलकर आया तो उसने देखा कि आसपास लोगों ने रुकने का इंतजाम कर लिया था। इस समय चारों ओर लोगों ने आग जला रखी थी और उन पर जानवरों को भून रहे थे। कुछ मील पर पहले जो झरना था उसका पानी जमीन पर एक छोटी सी नदी के रूप में होता हुआ हर तरफ फैल रहा था, कई कटावों से होकर गुजर रहा था। प्रलय ने भी वापस गुफा के अंदर गया, गहराई में जिस जगह पर बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे।
उसी गुफा की गहराई में उसको एक मिट्टी से ढका हुआ पहाड़ देख रहा था जिसके ऊपर की परत पत्थरों की तरह मजबूत हो चुकी थी, मगर उसको उसके अंदर से किसी अजीब चीज़ का एहसास हो रहा था। इसलिए उसने पहले सभी अंडों को अपने पास रखा और फिर एक साधारण मुक्का मारकर उस पहाड़ को तोड़ दिया। उस पहाड़ को तोड़ने के बाद उस जगह पर एक अंडा था जो आधा जमीन में था आधा ऊपर था। प्रलय ने वैक्यूम हैंड को सक्रिय करके उसको एक ही झटके में बाहर खींच लिया था। उसके ऊपर अभी भी मिट्टी जमी हुई थी। उसने उसको भी अपने पास रखा और फिर वापस बाहर आ गया और उसने भी लकड़ियों को तोड़कर अपना अंडा बाहर निकालकर उसको आग की भट्टी बनाकर पकने के लिए रख दिया था। चैप्टर 15 प्रलय की बढ़ती हुई भूख। प्रलय भी अपनी आग को जलाकर भट्टी पर उस 5 धारी वाले अंडे के पका रहा था। उसके पास 1000 अंडे थे। वो गुफा के बाहर ही एक पत्थर पर बैठ गया था और उसने उस विशाल अजगर की लाश को देखा जो अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। उसने कुछ सोचकर उस अजगर के खून को अपने पास स्टोरेज रिंग में बड़े बड़े ड्रम जिनमें उसने पानी को सील किया हुआ था उनमें से जो खाली हो चुके थे उनमें जाकर उसका खून भरने लगा था। वैसे भी उसका खून जमीन में मिल रहा था, इसलिए उसने उसके खून के 10 ड्रम को भरकर अपने पास रख लिया था। उसको उस मणि को सोखने के बाद से बड़ा अजीब लग रहा था। उसने उसकी लाश को भी अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लिया और उसके बहते हुए खून के उसके शरीर में ही सील कर दिया था। कुछ मीलों की दूरी पर वो लोगों का झुंड दूर से उसको ही देखे जा रहा था। वो लोग समूह में 300-400 लोग होंगे। वो सभी लोग उसके विषय में ही चर्चा कर रहे थे। उस जगह 30-40 मील के दायरे में किसी भी जीव की हलचल नहीं हो रही थी। सभी उस क्षेत्र से दूर ही थे। वो मानव लोगों को दूर से ही देख रहे थे। उन लोगों ने भी इधर मारे गए जानवरों के अंगों का प्रयोग करके अपने लिए हड्डियों की तलवार खंजर जैसी चीज़ों का निर्माण कर लिया था। इधर प्रलय वापस अपनी गुफा के पास आ गया और अपने अंडे को देखा जो उस आंच पर पक गया था। उसने उसको उतारकर छीला और अपने खंजर से उसको टुकड़ों में काटकर खाने लगा था। उसको अंडे का स्वाद इतना अच्छा लगा था कि आत्मा में भूख बढ़ने लगी और मन में सुकून महसूस होने लगा। वो पूरा अंडा कब खा गया पता ही नहीं चला, मगर उसको अपने पेट में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। प्रलय इसी तरीके से अपने हाथों से आग जलता गया, उनको पका पका कर खाता गया। जब वो कुछ दिनों में 700-800 अंडे खा गया तो उसकी आत्मा की भूख कुछ कम होती हुई महसूस हुई और इसी क्रम में वो और 100 अंडे निपटा गया। 15 दिन बीत गए थे उसको गुफा के बाहर अपना काम करते हुए। वो दिन रात यही करता हुआ आ रहा था। जब उसने उस एहसास को खत्म पाया तो उसको लगा कि उसका शरीर अब फटने के कगार पर आ गया। अंदरूनी शक्तियों की वजह से उसके रोम रोम में शक्ति विस्फोट होना शुरू हो गया था। प्रलय ने बिना देरी किए अपनी अधूरी तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। पहले उसने हाथी विद्युत 5 का अभ्यास किया जिससे उसका विद्युत पंच तकनीक अपने चरम को पार कर गई थी और एक नए स्तर पर आ गई थी। उसके अंदर शक्तियों की थोड़ी ही कमी हुई थी जिसको फिर से भर दिया गया और फिर बढ़ना शुरू हो गई। प्रलय ने देवीय हथेली, टॉर्च स्किल, तलवार इंटेंट, तलवार फील्ड, तलवार चक्रव्यूह, मानसिक ऊर्जा हमला, आत्मा तकनीक, पशु नियंत्रण कला, आध्यात्मिक साधना शक्ति बीज उसके पास और जितनी तकनीक थी अपने आप को फटने से बचाने के लिए एक के बाद एक का अभ्यास शिद्दत से करता गया। वो कब रेगिस्तान में आया और उसने कब उस क्षेत्र में तांडव मचा दिया कुछ भी नहीं पता था। उसकी आत्मा की भूख शक्ति पाने की इतनी तीव्र इच्छा प्रबल कर दी थी कि उसने अपनी दिव्य शक्ति ग्रंथ से डायमंड शरीर की चरम सीमा को पार कर गया था और आखिरी डायमंड किंग बॉडी का अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी शरीर पर वापस से नियंत्रण हासिल करने में पूरे 2 साल का समय लगा दिया था। इस समय उसका शरीर हीरे जैसा चमक रहा था। उसके शरीर पर 7 रंग की धारियां बनी हुई थीं। अब उसकी आंखें का रंग एक साथ दोनों पीली और एक साथ दोनों सफ़ेद हो रही थीं और अलग अलग सफ़ेद रंग और पीले रंग में पहले की तरह चमक रही थी। 2 तरीके से अब उसकी आंखों का रंग बदलने लगा था। उसके बाल भी हल्के सुनहरे रंग के हो गए थे। वो लोग भी 2 सालों में अपने आप को जिंदा और ताकतवर बनाते गए थे। उसने चंदन कास्ट तकनीक का प्रयोग करके फिर से पहले जैसा हो गया था और वापस जमीन पर उतर आया था। वो समझ गया था वो कोई साधारण अंडे नहीं थे। प्रलय जब वापस आया तो देखा उन लोगों ने उस जगह लकड़ी के घर जैसे बना डाले थे। उसकी गुफा साफ और रोशनी से चमक रही थी। उसको वापस आता हुआ देखकर सभी ने उसका स्वागत किया। इस बार सभी उसका आभार व्यक्त कर रहे थे। अब प्रलय की उम्र 18 साल की हो चुकी थी। वो किसी योद्धा की तरह दिखाई दे रहा था। केशव देव ने उसका आभार अदा किया जो उनको जीवित रहने का दूसरा मौका मिला था, वो भी ऐसी जगह पर जिसकी तरफ देखना सुनना तक कोई पसंद नहीं करता था। यह एक यातना क्षेत्र था जिसमें लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। प्रलय को उन लोगों ने जानकारी देना शुरू किया और एक दिन रात सभी बात करते रहे। उसको पता चला वास्तव में योद्धाओं की दुनिया कितनी विशाल है और वो इस समय ड्रैगन साम्राज्य के अधीन भूखंड पर कैद है। इसको मृत्यु क्षेत्र कहा जाता है और ड्रैगन साम्राज्य की राजधानी इस भूखंड के मध्य में। उसको पता चला कि दक्षिण दिशा के अंत में 3 महासागर मिलते हैं और उत्तरी पश्चिमी दिशा और अनेक बातों का ज्ञान उसको आचार्य केशव देव से मिल गया था। जैसे रहस्य की परतें खुलती जा रही थीं वैसे ही उसका आश्चर्य बढ़ता हुआ जा रहा था। उसको पता चला कि कैसे 30 साम्राज्य ड्रैगन साम्राज्य के अधीन काम करते हैं। 2 सालों के बाद कैदियों का एक और जत्था आया जिनको आकाश से ही नीचे फेंक दिया गया था। उस जत्थे में भी कई हजार लोग थे।
प्रलय ने उन लोगों को बचाने का निर्णय लिया और वो रेगिस्तान को पार करते हुए तेजी से उस दिशा में आगे चले गए जिस तरफ उनको फेंका गया था। उनमें कुछ 100 लोग ही मारे गए थे, बाकी लोगों की जान उन लोगों ने आकर बचा ली थी, जो कि करिश्मा था। कुछ एक महीने में उन लोगों ने प्रलय के साथ उस जगह के सभी भयानक जीवों का अंत कर दिया था। सवाल ये था कि इस जगह से बाहर कैसे निकला जाए। इस जगह को हर तरफ से वर्तमान ड्रैगन किंगडम के महाराज ने अपनी शक्तियों से सील किया हुआ था। अगर सील टूट जाती है तो उसको खबर लग जाएगी और उसकी पूरी फौज आक्रमण करने को आ जाएगी। इस समय 3000 आदमी, औरत, लड़के, लड़कियां, बूढ़े सभी उसमें शामिल थे। सबका अपना एक पहचान था, मगर अक्रूर की लालच की बलि चढ़ गए थे। अक्रूर ड्रैगन किंगडम की इस शाखा को संभालता था। उसके अत्याचार से शायद ही कोई साम्राज्य अछूता था। उसकी ताकत के आगे सभी घुटने टेक देते थे। कसाई था जो किसी पर भी रहम नहीं करता था। इस साम्राज्य के कई दुश्मन भी थे, जैसे कालनाग किंगडम, दिव्य गरुड़ किंगडम, शेषनाग किंगडम। ये लोग महाराज बिंदुसार के समय से थे। जब वो थे तो ये सब दोस्त थे, मगर जब उनकी मृत्यु साजिशों के तहत हो गई और उनकी जगह उनका भाई आ गया तो उनको बुरा लगा था कि एक भाई ने ही साजिश रच करके अपने भाई, भाभी और उनके बच्चे को मार डाला था। यह एक घिनौना पाप था जिसके कारण ये लोग इस साम्राज्य के दुश्मन बन चुके थे। इन 3000 लोगों में हर जगह से लोग थे। प्रलय उन लोगों को बोलकर एकांत में आ गया था। कुछ समय के लिए उसने बचे हुए अंडे भी खा डाले। अब उसके पास 3 बचे थे, इसलिए उसने उस मिट्टी से सने हुए अंडे को अपनी शक्तियों से साफ करना शुरू किया और साफ करने के बाद वो अंडा अद्भुत चमक बिखेरने लगा था। उसने उसको पकाने के लिए चढ़ा दिया, मगर यह क्या 1 दिन 2 दिन आग से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आग तो उसके लिए पोशाक का काम कर रही थी। 2 दिनों में आग के ऊपर तपने के बाद उसकी चमक और भी ज्यादा हो गई थी। उसकी धारियां टिमटिमा रही थी। प्रलय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उसको तोड़ने की कोशिश करी, वो भी बेकार गई। काफी सोच समझकर उसने उस पर आत्मिक अनुबंध विधि का प्रयोग किया, जिससे पता चल सके कि इसके अंदर क्या है। उसने कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद अपनी रक्त की कुछ बूंदें उसके ऊपर डाल दी। रक्त की बूंदें पड़ने के बाद उसकी धारियों की चमक बढ़ गई और वो रक्त उसके अंदर चला गया। उसे लगा कि इसे रक्त की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग में से खून का ड्रम निकालकर उसके ऊपर डालना शुरू किया, मगर वो हैरान रह गया ये देखकर कि अंडे के ऊपर एक गड्ढा बन गया था। वैसे भी वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसने 8-9 ड्रम रक्त उसके अंदर खाली कर डाला था, जिसके कारण उस अंडे के अंदर हलचल होने लगी थी। तभी उसको भी अंदर से उस रक्त की तलब लगी। जब वो ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी दोनों ड्रम उठाकर पी गया था। उस रक्त ने अंदर जाकर उसके अंदर हलचल पैदा कर, पता नहीं क्यों उसको अपने अंग भी अंदर के किसी वज्र की तरह बनते हुए लग रहे थे। बाहर से तो सभी अपने अंगों को कठोर बना लेते हैं, मगर अंदरूनी अंग भी उसके बाहर से ज़्यादा कठोर होते महसूस हो रहे थे। इतने में वो अंडा फट जाता है और उसके अंदर से एक तेज सप्तरंगी रोशनी चमकती हुई उसके शरीर में चली जाती है, जिसके कारण उसकी छाती का निशान चमकने लग जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। इधर वो समय भी आ जाता है जब अंडों की ऊर्जा अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है, मगर इस बार वो सभी शक्तियां उसके शरीर में ही खप गई थीं। उसको अपना स्तर और अभ्यास करने का मौका ही नहीं मिला था। वो अपने आगे के स्तर को बढ़ाना चाहता था, मगर फिर उसने मणि और तत्व मणि को सोखना शुरू किया और कुछ दिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति साधना में बिताए, जिसके चलते हुए वो अपने आज्ञा चक्र के पड़ावों और चरणों को पार करने में सफल रहा था। उसने इस मृत्यु क्षेत्र का जितना उपयोग हो सकता था कर लिया था, इसलिए उसने सभी को सूचित किया कि अब हम लोगों का समय आ गया है कि हम लोग बाहर की दुनिया देखें और लोगों में एक उम्मीद की किरण को दोबारा से जगाए। तो दोस्तों, एक नए सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। सबकी आंखों में हैरानी थी। उसने अपनी योजना को बताया, मगर उसमें एक मुख्य बाधा उसके सामने शक्ति परीक्षण की थी। बिना उसको जागृत किए अपने अपने कुलवंश देवी देवताओं के आशीर्वाद के बिना उन लोगों के सामने टिकना और युद्ध करना अपने आप को शेर के मुंह में जाने देना जैसा था, जिसका आखिरी परिणाम उसकी मौत था। फिर वो उन लोगों के साथ बैठकर कुछ और योजनाओं पर विचार करने लगा, कैसे क्या किया जा सकता है। प्रलय अपना दिमाग लगाया, जब इस जगह से दूसरी जगह आने जाने का मार्ग हो सकता है तो क्या ये संभव नहीं हो सकता कि इस मध्य क्षेत्र से भी कोई और मार्ग किसी दिशा में जाता हो जो इस भूखंड से बाहर निकलता हो। उसने अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए जिस भाग में वो लोग रुके हुए था उस जगह 5 टापू जैसी जगह बनी हुई थी। वर्तमान में वो लोग तीसरे जंगल रेगिस्तान में थे, जिनकी आपस में दूरी बढ़ती जाती थी। प्रलय जिस जगह से आया था उससे 1500 मील दूर था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा राज छुपा हुआ हो इस जगह पर, या फिर उसका खाली विचार भी हो सकता है। उसने अपनी बात और योजना सभी को बताई और फिर सभी लोग उसके बताए अनुसार काम पर लग गए थे। प्रलय भी उस तीसरे जंगल पहाड़ियों की खाक जानने में लग गया था। वो पहाड़ों को, गुफा, दरार, हर चीज़ को बारीक निरीक्षण कर रहा था। 16 गुप्त लोक और प्रलय। प्रलय जंगल और पहाड़ियों की खाक जान रहा था। उसने पैदल चल उस क्षेत्र की सभी पहाड़ों और झरनों और जंगल में खोजबीन की थी, मगर उसको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। उसने आखिर में एक और पतली दरार, जिसमें से कुछ रेंगने वाले सांप और अन्य जानवर भरे हुए थे, उसमें भी काफ़ी अंधेरा हो रहा था। प्रलय उस पहाड़ की खाई में अंदर घुस गया और अपने हाथों में आग जला ली, जिसके कारण कमजोर जानवर तीतर वितर हो गए थे। वो खाई की दरार काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी और वो उसमें घूमते हुए उसके अंदर के घुमावदार रास्ते को पार करते हुए अंदर घुसता गया। जिस जगह पर वो खत्म हो रही थी उस जगह दीवारों से नुकीले चट्टानों के टुकड़े बाहर निकले हुए थे।
उन टुकड़ों का आकार अलग अलग बना था। प्राकृतिक रूप से उसने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और उसके अंदर की दीवारों का निरीक्षण करने में लगा रहा। वो उसकी जांच करते करते उसके किनारे बनी हुई संध में कब आगे बढ़ गया था पता ही नहीं चला। उसने उसके अंदर उजाले के लिए एक बार फिर आग की लपटों का प्रयोग किया, जिसके कारण वो पतली संकरी संध रोशनी से भर गई थी। वो आग की लपटें जिस जगह जाकर दीवार से टकराई थीं उस जगह से पत्थर का एक बड़ा हिस्सा उस दीवार से टूटकर अलग हो गया था। कुछ देर के बाद वो जांच करता हुआ उस जगह पर जा पहुंचा। उसने देखा कि सामने अंदर पहाड़ी के 3 चित्र बने हुए थे। ये तीनों ही जानवरों की प्रजाति के चित्र थे। उसमें गरुड़ को अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ दिखाया गया था। दूसरा एक विशाल सांप का था जिसके कई फन थे और उसके ऊपर गोल पत्थर सा रखा हुआ था। तीसरा एक उड़ने वाले ड्रैगन का था जिसके कई मुंह और माथे पर आंख बनी हुई थीं। वो तीनों ही किसी खांचे के ऊपर बने हुए थे। प्रलय ने गौर से देखने के बाद उन खांचों पर थोड़ा बाल लगाकर आगे पीछे करने की कोशिश करी और कुदरती वो हिल भी गए। उसने दोबारा थोड़ी अधिक ताकत के साथ पीछे की तरफ किया तो वो तीनों ही किसी खाली जगह में समा गए थे। उनके समा जाने के कुछ देर के बाद उस जगह पर किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आनी शुरू हो गई और वो देख सकता था उसके पीछे की दीवार के बीच में रोशनी प्रकाशित ऊर्जा द्वार खुल गया था, जो गहरी नीली, हरी और काली रंग की 3 परतों में बना हुआ था। प्रलय खड़ा हुआ सोच ही रहा था, तभी उसके अंदर से एक ब्लैक होल बना और एक झटके में उसको अपने अंदर खींच लिया था। इधर वो लोग जो समूह में बांटे हुए थे उन लोगों ने भी आखिरी रेगिस्तान के अंदर एक सुराग ढूंढ लिया था। उनको सुराग मिलते ही सभी लोग 1-2 दिन में एक एक करके सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। उन लोगों ने उस नाव और पानी के बने हुए चित्र की गुत्थी को सुलझा लिया था और रेगिस्तान के नीचे जाने का और गुप्त सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया था, जो किसी 7 टापुओं को दर्शा रहा था। उनमें से एक पर यह रास्ता जाता था। उन लोगों ने कुछ दिन प्रलय की खोज करी और उसका इंतजार किया, मगर उसका भी कोई सुराग नहीं मिला तो उसके लिए कुछ सुराग जोड़कर छोड़ दिए और फिर सभी लोग उस सुरंग के अंदर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ गए थे। उस जगह की हालत बता रही थी कि कोई सदियों से उस जगह पर नहीं आया था। वो लोग मशाल जलाते हुए अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। वो जितनी जल्दी हो अपने अपने साम्राज्य और किंगडम में पहुंचना चाहते थे। इधर प्रलय उस भंवर के खींचने के बाद किसी दूसरी जगह पर निकल आया था। इस समय प्रलय किसी भवन के हाल में आकार गिरा था। उसने उठकर अपने चारों तरफ देखा तो कुछ ही देर में उसको लगा जैसे उसका सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। उसको अपने ऊपर किसी भरी पहाड़ जैसा दबाव उस जगह पर लगने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको कुचलना चाह रही हो। अचानक से उसकी आंखें पीली और सफ़ेद रोशनी में चमकने लगी और उसका शरीर किसी सप्तरंगी आभा के साथ डायमंड क्राउन बॉडी में बदल गया। उसको कुछ देर के लिए आराम आया, मगर फिर से उसको लगने लगा कि उसके ऊपर इस बार पहले से दुगना भार पड़ रहा है। जैसे उसके शरीर की ताकत आंखों के रंग बदलने के साथ बढ़ती जा रही थी, वैसे ही कुछ समय के बाद उसका भार दुगना हो जाता था। आखिरी बार जब उसका आंखों का रंग बदलकर दोनों का पीली रोशनी में चमकने लगा तो उसका वजन 10 गुना ज़्यादा हो गया था। इस समय उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको लग रहा था कि पूरी पृथ्वी का भार उसके ऊपर आ गया है। जब उसका वजन बढ़ता हुआ गया और वो अपने घुटनों पर आ गया था उस अदृश्य दबाव में, उसकी दिल की धड़कन 100 की रफ्तार से चल रही थी। उसकी आवाज़ को साफ सुना जा सकता था। जब वो अपनी इच्छा शक्ति के साथ लड़ते हुए उस शक्ति से उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी और वो बेहोश होने को हो गया था, तभी उसके दिल में हजारों रंगों की रोशनी का विस्फोट हो गया और उसके दिल में सील मणि की सील टूट गई, जिसके कारण उसको एक भयानक झटका लगा और उसने अपना होश खो दिया। उसके शरीर में दिव्य देव शक्तियों की आभा अचानक से उस जगह फैल गई और उसका ऑरा बदल गया, जिसके प्रभाव मात्र से वो दबाव अगले ही पल गायब हो गया था। प्रलय के दिव्य दबाव में उस जगह पर अजीब सी कराहने की आवाज़ें आने लगी थीं। सामने मौजूद तीनों चित्र सजीव होकर इस समय प्रलय के पैरों में झुके हुए थे। उनके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। प्रलय उनको अपनी सतरंगी आंखों से घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी नज़र ही उनकी आत्मा को झलनी किए जा रही हो। वो लोग उसके सामने दया की भीख मांग रहे थे। उस असीम दैवीय शक्ति के सामने उनकी सर उठाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। प्रलय ने उनको उसी अवस्था में कुछ बोला और फिर उसका शरीर नीचे गिरने लगा और पहले जैसा ही होने लगा था। लेकिन दोबारा वो खूनसील होते वक्त उसके शरीर में 25% रुक गया था और उसके अंदर बाहर तेजी से बदलाव करता जा रहा था। प्रलय को नहीं पता कब तक वो बेहोश रहा था और उसके साथ क्या हो रहा था। वो तीनों आकृति उसके शरीर में ऊर्जा बनकर चली गई और उसके खून के साथ एक होने लगी थी। कुछ महीनों के बाद उसको होश आया तो उसने उठकर इधर उधर देखा। उसको अपने हुए बदलावों पर ध्यान नहीं गया। उसने केवल उस वक्त की बात याद थी जब वो बेहोश हो रहा था और उसके ऊपर वजन बढ़ता हुआ जा रहा था। मगर उठने के कुछ देर बाद तक उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका मन अजीब तरीके से शांत था। जब और कुछ आधे घंटे तक उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई हमला नहीं हुआ तो उसने उस हाल का जायजा लेना शुरू किया। वो दीवारों के आर पार देख पा रहा था। उसने कुछ महसूस किया और अपनी आंखों के आयाम के अंदर झांक कर देखा तो उसको पता चला कि दोनों आंखों में ऊर्जा के तालाब बन गए थे। एक में सफ़ेद ऊर्जा भरी हुई थी, दूसरी आंख में पीली ऊर्जा भरी हुई थी। उसकी आंखों की एक पुतली गहरी नीली रंग की हो चुकी थी और दूसरी पुतली गहरी हरे रंग की हो चुकी थी, जिनमें से अजीब सी आभा निकल रही थी।
उसके साथ क्या हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं था। फिर उसने हाल से निकलकर उस जगह बने हुए कमरे की तरफ अपना रुख किया जिसमें उसके सामने एक टेबल रखी हुई थी और कुर्सी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर कंकाल बैठा हुआ था। टेबल पर चकोर बॉक्स रखा हुआ था। उसके पीछे उस विशाल कमरे हर जगह खांचे बने हुए थे जो कम से कम 20-30 फुट के होंगे और हर खांचे में वो देख रहा था कुछ न कुछ भरा हुआ था। उस कमरे की लंबाई कई मील की थी। वो कमरा अभी भी दीवारों पर लगे हुए दिव्य मणि की रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। उसको उस जगह पर पवित्र ऊर्जा का भान हो रहा था। प्रलय ने अपने कदमों को उस कुर्सी पर बैठे हुए कंकाल की तरफ बढ़ा दिए और कुछ ही देर में चलता हुआ बीच में उसके पास जा पहुंचा। उसने बारीकी से उस कंकाल को देखा जिसमें से आभा निकल रही थी। 17 प्रलय को मिला ब्रह्मांड के देव योद्धा का खजाना। प्रलय उस कमरे में उस लकड़ी की मेज और कुर्सी के पास आकर खड़ा होकर उस कंकाल की बारीकी से जांच करने लगा था। वो देख रहा था उस कंकाल की हाइट 40-50 के आसपास होगी। वो कुर्सी पर शान से बैठा हुआ था। उसकी आंखों के खाली होल और हड्डियों में से उसे शक्तियों की आभा अभी भी महसूस हो रही थी। उसके गले में पेंडेंट पड़ा हुआ था जिसके अंदर लाल रंग की खरबूजे की आकार की गेंद पड़ी हुई थी। उस गेंद की रस्सी की बनावट किसी गरुड़ पक्षी के पंखों जैसी लग रही थी। उसकी आकृति ही ऐसी उभरकर सामने आ रही थी। उसके हाथ में गोल अंगूठी जो कि बैगनी रंग की गोल गेंद जैसी थी। उसके ऊपर लाल रंग का सूर्य उकेरा हुआ था जिसकी किरणें हर दिशा में फैल रही थीं। प्रलय ने उस लॉकेट और अंगूठी को उतारकर पहन लिया। फिर उसने मेज पर रखे हुए चकोर बॉक्स को देखा और उसने उसे बिना किसी प्रतिरोध के उसको हासिल कर लिया और उसको अपने पास रख लिया था। उसके बाद उसने उस कमरे में भरी हुई चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जिसमें अनमोल खजाने भरे हुए थे। प्रलय ने बिना रुकावट के उन सभी को अपनी भंडारण अंगूठी में भरना जारी रखा। उसने सारी जगह के सामान को अपने पास रख लिया था। उसने उस अनमोल खजाने को रखने के बाद वो उस कमरे से बाहर निकल कर आया और फिर हाल में आकार उस जगह पर जाने लगा जहां पर उसको वो मूर्ति दिखाई दी थी। अब नहीं थी। कुछ देर चलने के बाद और उस जगह की सुंदरता को देखते हुए वो उस कई मील चौड़ी जगह पर आ गया जिस जगह पर वो मूर्तियां दिखाई दी थी। मगर अफसोस अब उसको उस जगह पर एक दिशा की तरफ से शक्तियों की लहरें आती हुई दिखाई दी। वो उधर मुड़कर घूम गया और जल्दी ही बाहर आकर देख पा रहा था कि खुली जगह में एक तालाब बना हुआ था और उसके अंदर काला लाल नीला पानी जैसा तरल भरा हुआ था। उसके अंदर से ही शक्तियों की लहरें उठ रही थीं। प्रलय को उन लहरों से ही अपने अंदर ताजगी महसूस हो रही थी। उसने कुछ घंटों तक होने वाले खतरों के प्रति खुद को सुनिश्चित किया। जब उसको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो फिर वो उस तालाब में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए उतर गया। उसको अपनी शक्ति में इजाफा लगता रहा और वो उस जगह पर अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाता रहा और अपनी युद्ध कौशल तकनीक का अभ्यास भी उस क्षेत्र में करता रहा। ट्रेनिंग के समय वो पेंडेंट उसके गले में ही रहा था और उसके हाथों में अंगूठी थी। उस रहस्यमयी शक्तियों के तालाब में साधना करते हुए कब उस पेंडेंट की तरल निकलकर उस तालाब से मिल गई और उसके अंदर चली गई थी उसको भी नहीं पता चला। और अब उस पेंडेंट में काली नीली लाल शक्तियां भरी हुई थीं जो कि 3 फांक की तरह बनती हुई थीं। उस गोल गेंद में शक्तियां जाने से उस जगह की आधे से अधिक शक्तियां उसके अंदर चली गई थीं। उसके हाथों में पहनी हुई अंगूठी में भी बदलाव आए थे जो वक्त आने पर पता लगने थे। अभी तो वो अपनी आध्यात्मिक साधना, शक्ति साधना और मानसिक ऊर्जा साधना में महारथी स्तर को पार कर रहा था। उसने अपनी देवीय हथेली, टॉर्च स्किल, हाथी विद्युत तकनीक, तलवार चक्रव्यूह, तलवार इंटेंट, तलवार फील्ड, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरती तत्व के साथ मिलाकर सीख लिया था। उसने अपनी हजार छाया तकनीक को विकसित किया। अपनी गति कौशल, रोशनी की गति कौशल का अभ्यास के 10 चरणों में 5 चरण पार कर लिए थे। उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज हो चुकी थी। उसकी इंद्रिय की क्षमता 1000 मील दायरे में आ गई थी। उसने अपना अभ्यास को जारी रखा जब तक उसका शक्ति ऊर्जा खत्म नहीं हो गया था। अब उसका सादा पानी रह गया था जो नीले रंग में चमक रहा था। प्रलय अपनी भूख को जंगल में लगे हुए पेड़ के फलों को खाकर पूरी कर रहा था। उन फलों को खाकर उसको जल्दी ना भूख लगती थी और उसको ताजगी भी महसूस होती थी। उसने एक बार उस जंगल में अपनी नज़र घुमाकर उसका अच्छी तरह से निरीक्षण किया और फिर उसको पहाड़ों के बीच में कई 100 मील दूर एक नदी दिखाई दी जिसके अंदर एक पेड़ खड़ा हुआ था। फलों से लदा हुआ उस दूध जैसी नदी के निकलने और खत्म होने की सीमा का पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो उड़ता हुआ कुछ ही देर में उसके पास जा पहुंचा और उस पेड़ के फलों को देखने लगा था। काफ़ी देर देखने के बाद उसने नदी के पानी में कदम रखना उचित समझा। वो उसके अंदर आधे सफ़र में जा पहुंच पाया था। अचानक से वो दूध जैसा पानी उसके रोम छिद्रों में घुसना शुरू हो गया था जैसे कोई उसको अपनी ओर खींच रहा था। प्रलय ने उसको रोकने की कोशिश करी मगर हर कोशिश नाकाम रही। फिर उसने गौर किया उससे उसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं हो रही थी। ये देखकर उसने अपनी आध्यात्मिक साधना शक्तियों और अन्य विधि को सक्रिय करके आगे जाना शुरू किया और अब जब वो और आधी दूरी तय कर चुका था तो उसको वो नदी सिकुड़ती हुई महसूस हुई जिसकी गति अकल्पनीय थी। उसके पेड़ के पास जाने और फल तोड़ने के फासले के बीच वो नदी उसके अंदर गायब हो गई थी और वो पेड़ के फल जो किसी भी रंग के नहीं थे पहले पेड़ की तरह अब वो अंदर से हजारों रोशनी की तरह भरे हुए लग रहे थे। उनके ऊपर इंद्रधनुष की चमक उठने लगी थी और उसकी हैरानी के साथ साथ उनकी चमक इतनी बढ़ गई कि पूरा पेड़ ही इंद्रधनुष की आभा छवि को दिखा रहा था। प्रलय ने उन फलों को तोड़ना शुरू किया और 1 घंटे में अपनी एक खाली स्टोरेज रिंग को उनसे भरा और वापस आने जाने की मार्ग की खोज में लग गया।
जब उसको भूख लगती वो फलों को निकाल कर खा लेता था। उसको उस जगह पर से निकलने की कोशिश करते हुए कई महीने गुजर गए थे। उस विचित्र जगह पर न कोई जानवर था, एक इमारत बनी थी जिसको उसने छान मारा था। उसको अब हताशा लगने लगी थी। अपनी शक्ति और कौशल को बढ़ाने का क्या फ़ायदा अगर वो इसी जगह पर कैद रहकर मर जाएगा, क्योंकि उसके पास खाने की मात्रा भी सीमित थी और उसके खाए जाने वाले फल भी खत्म हो जाने थे। इसलिए उसने एक बार और कोशिश करी और हर जगह को बारीकी से जांच करता रहा। इस प्रक्रिया में वो सभी फलों और रंगीन फलों को खा चुका था। उसने पूरा 2 साल का वक्त गुजार लिया था। उसने अपनी आध्यात्मिक साधना और साधना विधि को बढ़ाने का सोचा और अपनी साधना करने लग गया था। इस बार उसको आत्मज्ञान साधना विधि मिली और उसको आयाम तोड़ने की विधि मिली। जब वो पुरानी साधना विधि में अपने विचार के अनुसार जब तक अंदर से संतोष नहीं आता था करता रहा और वो अपनी विधि में शक्ति स्तर विद्वान बन गया था। उसने आत्मज्ञान और आयाम तोड़ने की कठिन विधि मंत्रों को महारथी स्तर पर प्रशिक्षित किया। उसने रोशनी की गति के सभी पड़ावों को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। उसको शक्ति ग्रंथ से एक और गरुड़ कौशल मिला जिसकी गति और शक्ति ने उसको बहुत प्रभावित किया था। लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण ने उसने उसको उस जगह पर पूर्ण महारथी स्तर को हासिल कर लिया था। अब उसके शरीर में फलों के सभी रेशे जो उसकी भूख खत्म कर रहे थे और उनमें असीम शक्तियां निकलती थी खत्म हो गए थे। उसके शरीर में वो दूध की नदी को, अपनी रक्त रेखा को, खून को एक होता देख सकता था। उसके अंदर इस वक्त कई परछाई मौजूद थीं जो धुंधली थीं और केवल उसको अब एक छोटा सा ड्रैगन का बच्चा सोता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके अंदर बहुत बदलाव चल रहे थे। उसने उन सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटा लिया। कोई भी बदलाव उसके लिए कोई परेशानी खड़ा करने वाला नहीं था। वो तो उल्टा अपने को और भी मजबूत होता हुआ दिन प्रतिदिन महसूस कर रहा था। उसकी देखने की शक्ति और भी बढ़ गई थी। 2000 मील के अंदर की चीज़ों और गतिविधि को महसूस और देख पा रहा था। उसकी इंद्रिय की तीव्रता 500 मील तक हो गई थी। शायद वो विकसित हो रही थी, इसलिए वो हवा में होने वाले परिवर्तन को कानों से महसूस कर पा रहा था। उसने ऊर्जा तत्वों के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया जो उसके लिए असामान्य था। वो उसी दिशा में अपने शानदार पंखों की मदद से उड़ता हुआ आ गया था। वो हवा में ऊर्जा की तरंगे उसको वापस उसी जगह पर ले आई थी जिस जगह पर उसने पहले साधना की थी। वो उस दूर तक फैले हुए पानी को देख रहा था जो पहले की तरह ही नीला था। वो सूक्ष्म हलचल हवा में हो रही थी, उसी पानी से निकल रही थी। प्रलय ने बिना देर किए हुए उस पानी में डुबकी लगा दी और उस पानी के केंद्र की तरफ जाने लगा और कुछ देर में वो केंद्र में तैरता हुआ आ चुका था। उसने पानी में अंदर की तरफ घुस गया और नीचे की तरफ जाने लगा। उसको अपनी गति से पानी में नीचे तल की तरफ जाने में 1 दिन लगा और तल पर उसने एक शक्तिशाली पारदर्शी अवरोध देख पा रहा था। वो अवरोध पानी की तरह नीला गोला था। प्रलय को लगा कि हो सकता है कि यही बाहर जाने का रास्ता हो। उसने उस गोल नीले फैले हुए विशाल अवरोध को देखा और उसके पास जाने लगा। जब वो उसके पास जाता जा रहा था उस गोले में कंपन होता जा रहा था। प्रलय उस गोल नीले अवरोध में अंदर घुस गया था। वो एक नीली सी दिखाई देने वाले छोटे नीले काले लाल भंवर की तरफ जाने लगा था। उस भंवर की भयानक शक्तियों को वो देख पा रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मारा जाता। वो उसी शक्तियों से बने ब्लैक होल में घुस गया और उसने पाया कि उसके अंदर की शक्तियां जंगली और अराजक थीं, जिसके एहसास मात्र से कुछ पलों के लिए उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसके शरीर से टकराने के बाद वो अराजकता शांति में बदल गई थी। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो ना वो भंवर था और न ही अराजक शक्तियां थीं। उसको अपने अंदर चींटी काटने जैसा दर्द हो रहा था शरीर में। उसने उसको नज़रअंदाज किया और देखा कि वो जिस जगह पर है उस जगह पर समुद्री जीव, मछली, छोटी बड़ी और अन्य प्रजातियां दिखाई दे रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये काला पहाड़ था समुद्र तल में जिस जगह वो निकला था, जो कई हजार मील के क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रलय उस जगह से सीधा ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैरने लगा था और कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद वो समुद्र के ऊपर आ गया था। वो देख रहा था कि चारों ओर पानी का नीला समुद्र फैला हुआ था। उसने अपनी नज़र चारों दिशाओं में घुमाई और देखने लगा। चैटीन प्राचीन किंगडम, गठबंधन, महाशक्तिपात की दुनिया। प्रलय समुद्र के सतह पर आ गया था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो उसको हजारों मील दूर समुद्र में चारों दिशाओं में विशालकाय पहाड़ नुमा भूखंड दिखाई दे रहे थे जो पानी में थे। ऐसा लग रहा था उनका आधे से अधिक भाग पानी में हो। वो अपनी स्थिति का अनुमान लगाया कि वो इस समय उनके केंद्र में है। वो बिजली की रफ्तार से एक पहाड़ी की तरफ दौड़ गया और कुछ मिनट में उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ था। अभी भी उसको आगे पानी का विशाल नीला समुद्र फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बीच में वो देख सकता था कि विशालकाय हजारों फुट लंबे और चौड़े जानवर समुद्र में पानी और अंदर मौजूद थे। उसने उस भूखंड का निरीक्षण किया। उसने देखा कि उस जगह के पेड़ों पर नीले फूल खिले हुए थे जिनमें से उसको आध्यात्मिक शक्ति की तरंग महसूस हो रही थी, जो कि किसी एक हाथी के आकार के थे। उसने उस जगह पर पीले और एक पेड़ पर केवल एक ही सतरंगी दिव्य फूल जो लग रहा था मौजूद था। साथ में उसको किसी छुपे हुए खतरे का भी एहसास हो रहा था। प्रलय ने ज़्यादा नहीं सोचा और उसने अपनी गति का प्रयोग करके सभी फूलों को कुछ ही मिनट में तोड़ लिया था और उनको अपने पास रख लिया था। तभी उसको एक प्रकाश गति से उड़ती हुई कोई चीज़ उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गई थी। उसकी रफ्तार तेज थी, मगर तभी उसकी आंखों का रंग बदल गया और उसने देखा कि चांदी का सांप कई फनों वाला किसी तीर की तरह उसकी तरफ आ रहा था।
उसका निशाना प्रलय का सीना था, मगर प्रलय अब कौन सा कम था। इतना अभ्यास करने के बाद उसने भी पलक झपकते ही अपनी जगह से मीलों दूर पीछे समुद्र में आसमान में खड़ा हुआ था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए। वो उस जगह पर आकर टकरा गया था। उसका अपनी गति पर खुद भी नियंत्रण नहीं रहा था। उसके टकराने के बाद वो पूरा भूखंड पानी में धूल में बदलकर मिल गया था। कुछ देर में उस पानी में चांदी के रंग का उड़ने वाला सर्प अपने विशाल आकार में हजारों फन के साथ, दसियों हजार फुट के विशाल शरीर के साथ और अपने चांदी के पंखों के साथ, जिनकी गिनती भी कई सौ में थी, अपने पंख फड़फड़ा हुआ आसमान में खड़ा हो गया था। उसकी आभा औरा ने अन्य समुद्री जीवों में हलचल मचा दी थी। वो अपने हमले से बचे हुए उस नौजवान लड़के को अपनी आंखों से एकटक देखे जा रहा था, जो उसे कई हजार मील दूर आसमान में खड़ा हुआ था। उस सर्प को अभी भी आश्चर्य में था, कोई लड़का उसके इतनी तेज गति के हमले से बचने में कामयाब हुआ था, जबकि उसके हमले से पृथ्वी मंडल का योद्धा भी अपना बचाव करने में सक्षम नहीं था। एक बार फिर उसने प्रलय पर तेज रफ्तार से हमला किया, मगर इस बार भी वो पहले की तरह कई हजार मील पीछे चला गया और फिर देखते ही देखते तीसरे हमले में दोनों आपस में भिड़ गए। प्रलय की डायमंड क्राउन बॉडी के ऊपर उसकी सफ़ेद और पीली रोशनी के मिश्रण से बना हुआ कवच चढ़ा हुआ था। वो अभी केवल अपनी शरीर की शक्ति का प्रयोग कर रहा था और उसके साथ मुकाबला करने में कामयाब भी हो रहा था। उसकी रफ्तार और लात घुसों का उसके शरीर पर असर तो हो रहा था, मगर कम हो रहा था। वो लोग लड़ाई करते करते कब किस दिशा में कितनी दूर निकल गए, उन लोगों को खुद भी पता नहीं चला। कई घंटों की लड़ाई के बाद जब कोई हार जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था, तो उसने अपनी पहली युद्ध कौशल धातु पंच को सक्रिय करके फिर से मुकाबला करना शुरू किया और इस बार उसको एक भी पूरी ताकत के साथ मारे गए पंच से समुद्र से बाहर किनारे आबादी वाले क्षेत्र में उड़ता हुआ भेज दिया गया था। उस पंच की ताकत से वो धूमकेतु की तरह आबादी वाले क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में जाकर टकरा गया था। उसके आंतरिक अंग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे। उसके पीछे प्रलय रोशनी की गति से कुछ ही पलों में आ गया था। उसने आखिरी बार उसके सर पर किया और उसका सर फट गया था। प्रलय ने उसका शक्ति स्रोत को हासिल कर लिया था और उसको अपने पास रख लिया था। इतने में हर तरफ से उसको शक्तिशाली आभा आने लगी थी। वो देख पा रहा था अलग अलग जानवरों पर खड़े हुए योद्धा तेजी से उसी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे जिस जगह पर उसने वो सर्प मारा था। थोड़ी ही देर में 3 अलग तरीके के लोग, कोई गरुड़ पर सवार होकर, कोई सर्पों पर सवार होकर, कोई ड्रैगन पर सवार होकर, कोई अन्य जीवों पर सवार होकर, 4-5 तरीके के लोग जिनके पीछे अन्य योद्धाओं का समूह उड़ता हुआ आ रहा था। कई हजार मील दूर से ही उसके ऊपर अनेकों दिव्य दृष्टि केंद्रित हो चुकी थी। प्रलय ने एक देवीय कौशल गुप्त स्वांस तकनीक का अभ्यास किया हुआ था, इसलिए उसने अपनी साधना को आज्ञा चक्र पर दबा लिया था। तुरंत उन लोगों को इस दिशा में आता हुआ देखकर प्रलय ने उस चांदी के सर्प को एक खाली स्टोरेज रिंग निकालकर उसमें डाल लिया। सबके सामने वो जमीन पर खड़ा हुआ था। उसकी कदकाठी बदल चुकी थी, उसकी हाइट भी बड़ी हो गई थी शक्तियों के बढ़ने के साथ। उसमें से एक योद्धा नीचे उतर गया अपने गरुड़ से और उसके उतरने के बाद वो गरुड़ उसमें ही ऊर्जा किरण में बदलकर समा गया। उसके उतरने के बाद और लोग भी बिना देर किए हुए नीचे उतर गए। उसके सामने इतने सारे लोग खड़े हुए थे अलग अलग पोशाक में। वो उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उनमें से एक योद्धा जो सर्प पर आया था, उसने और उसके लोगों ने हरे शानदार वस्त्र पहने हुए थे। जब उसने उसको गौर से देखा उसको, तो उसके गले में पेंडेंट उसको नजर आया और उसके हाथों में अंगूठी, और उसके कपड़े जो पहने हुए थे वो भी ठीक ठाक थे। अन्य लोगों की बारीक नज़र भी उसके हाथों पर गले में पड़े हुए गरुड़ माला में लिपटे हुए पेंडेंट पर पड़ी। वो लोग उसको देखकर हैरान थे, मगर उसके गले में पड़े हुए पेंडेंट को सभी उन शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने प्रशिक्षण काल में अपने अपने गुरुकुल कला केंद्र शिक्षण केंद्रों में पढ़ा था। फिलहाल हरे कपड़े वाले योद्धा ने कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने अपनी पुरानी जानकारी के हिसाब से बताया कि वो गरुड़ साम्राज्य से है और अपनी यात्रा के दौरान गलती से इस जगह पर आ गया है। वो अकेला ही जिंदा बचा है। उसने उसमें कुछ झूठ को मिलाते हुए कहा, अन्य सभी लोग महासागर के सफ़र में आने वाले खतरों का सामना करते हुए मारे गए। इस जगह पर मेरी जान के पीछे ये सर्प पड़ा था, मगर किस्मत से मैं इससे बचने में कामयाब रहा हूँ। इस पर उस आदमी ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम लोग तुम्हारी जानकारी की पुष्टि करना चाहते हैं। इतने में गरुड़ वाला आदमी भी बोल पड़ा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ये गरुड़ किंगडम की तरफ से गरुदा का वादा है। ड्रैगन ऑरा के साथ एक आदमी आगे आता हुआ बोला, लड़के हम ड्रैगन किंगडम से हैं, मेरा नाम काली राज है, तुम इस सर्प को चाहे तो हमें बेच सकते हो, हम लोग तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे और तुम्हें उसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। कालीराज की बात को सुनकर पीछे खड़ा हुआ आदमी आगे आता हुआ बोला, कालीराज बच्चों की तरह बहलाना फुसलाना बंद करो लड़के को। और फिर उसने कहा, लड़के मैं कालनाग किंगडम की तरफ से इस दल का सैनिक अधिकारी कोबरा हूँ। तभी उनमें से किसी की आवाज़ पीछे से आती हुई सुनाई दी, उस लड़के से सभी दूर रहो, वो हमारे साथ प्राचीन किंगडम शक्तिपत दुनिया के नियम के अनुसार पहले सभी चारों साम्राज्य के पूर्वजों बुजुर्ग और उनकी सभा में जाएगा। इस समय 4 पूर्वज जिनकी उम्र 50 साल की लग रही थी, हवा में प्रकट हुए प्रकाशपुंज से बदलकर उन लोगों ने मानव आकृति ले ली थी। उन चारों के आगे सभी आए हुए लोग झुक गए थे। च19 क्या महागुरु की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है? प्रलय भी उन आवाज के मालिकों की तरफ
देखने लगता है इस समय आसमान में हवा में जो 4 मानव आकृति प्रकाश पुंज से आदमी में बदली तो वो देख रहा था उनकी उम्र 50-60 साल की लग रही थी, मगर प्रलय का दिल कहा रहा था उनकी उम्र आम लोगों की तरह, योद्धाओं और गुरुओं की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन लोगों की सफ़ेद दाढ़ी काफ़ी लंबी थी जो छाती तक आ रही थी, और सर के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे जो कंधे से भी नीचे जा रहे थे। उनको किसी चीज़ से बांध रखा था जो कि चोटी का रूप ले रही थी। वो लोग जमीन पर उतर आते हैं और फिर सभी लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। सभी लोगों की नज़रों में इज्जत का भाव प्रलय भी देख सकता था। जब वो लोग उसके पास आने लगे और आ गए तो उसने भी उन चारों लोगों को झुककर प्रणाम किया। उसके झुकने पर उसके गले का पेंडेंट बाल लटक गया था जिसमें पानी भरा हुआ था 3 रंगों का। उन लोगों ने भी उसको एक बार ध्यान से देखा और उसको सीधा खड़ा होने के लिए बोला। उनके चेहरे के अंदरूनी भाव सभी के बदले हुए थे, मगर किसी के चेहरे पर नहीं आ रहे थे। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद उन लोगों ने कोबरा और कालीराज को बोला, इस नौजवान को साम्राज्य में लेकर आओ इस जगह से, और इसके रुकने खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करने के लिए गरुदा को बोल दिया गया। और उसके बाद वो चारों लोग फिर से अलग अलग रोशनी के गोलों में बदलकर हवा में गायब हो गए, जैसे कि वो उस जगह पर आए ही नहीं थे। उनके जाने के बाद गरुदा उन लोगों के साथ ही साम्राज्य की तरफ निकल पड़ा। प्रलय अभी भी शांति से उनके जानवर के ऊपर बैठा हुआ था। वो लोग उस जगह से उड़ते हुए और उनके पीछे अन्य योद्धाओं का समूह था। वो देख रहा था जिस जगह से उसने उड़ान भरी थी उस जगह का 1000 मील से अधिक का क्षेत्र योद्धाओं का आवास बना हुआ था। उसके बाद वो देख रहा था अनेक लोग छोटे बड़े भवन बनाकर रह रहे थे। उसको जंगल पहाड़ियों में भी लोग राजमहल महल जैसी जगह बनाकर रह रहे थे। वो अपनी दृष्टि से काफ़ी बड़े क्षेत्र का मुआयना करने में सक्षम था और वो कर भी रहा था। अभी तक इतनी तेज रफ्तार के बाद उसको कई घंटों की उड़ान के बाद सामने और भी बड़ा नगर या साम्राज्य बना हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका आसमान इस समय सफ़ेद और काले बादलों से भरा हुआ था और सूरज की रोशनी उनसे छनकर नीचे आ रही थी। गगन को छूने वाली इमरतें शान से खड़ी हुई थीं। कुछ ही देर के बाद वो लोग उस साम्राज्य के ऊपर उड़ते हुए सीधे ऐसे साम्राज्य की तरफ बढ़ गए उसको पार करके जो उससे थोड़ा छोटा था, मगर उसके ऊपर समय चक्र को दर्शाने के लिए किसी चक्र का प्रयोग किया गया था। प्रलय रास्ते में जितनी चीज़ों का सर्वेक्षण कर सकता था करता हुआ जा रहा था। फिर वो लोग किसी प्रांगण में उतर गए। गरुदा उस जगह से उस विशालकाय साम्राज्य में चला गया और कालीराज और कोबरा और अन्य मुख्य लोगों के साथ प्रलय चलता हुआ उनके बीच में उस सामने दिखाई देने वाले लाल रंग के बने हुए ऊंचे विशाल राजमहल को देखे जा रहा था। जब उस जगह पर लोगों ने उन सैनिक अधिकारियों को किसी को इस तरीके से लाते हुए देखा तो उस जगह के लोग आपस में बातें करने लगे थे। कोई बोला, लगता है भाई आज फिर किसी बेगदिल लड़के की शामत आने वाली है। तो दूसरा लड़का बोला, इस जगह पर पता नहीं कितने साम्राज्य के लोग रहते हैं जो हर किंगडम से आते हैं और उनके राज्यों से सभी लोग इस जगह पर अपने शक्ति रेखा और कुल देवता का आशीर्वाद लेने आते हैं, मगर हर कोई सफल नहीं होता है। पैसों से आ जाते हैं मगर काबिलियत और शक्ति होना भी तो मायने रखता है। वो उस जगह पर मौजूद अराजकता की बातें कर रहे थे। उधर वो 4 लोग अपने से बड़े और श्रेष्ठ लोगों को सूचना दे चुके थे। उनको उन आदमियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिलहाल के लिए उन लोगों ने थोड़ा इंतजार करना और खुद जांच करना उचित समझा। वो चीज़ किसी भी साम्राज्य की नियति को निर्धारित कर सकती थी और उसको अजय बना सकती थी। सबसे बड़ी बात थी, प्रलय आने वाली मुसीबत से अनजान था। उसको नहीं पता था कितने लोगों तक ये खबर जा चुकी थी और लोग अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए लोगों को अपने काम पर भी लगा चुके थे। इधर एक विशाल कमरे में प्रलय अकेला खड़ा हुआ था। उसके सामने कई बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, सभी अलग अलग समूह में बैठे हुए थे। कुछ 10-12 लोग एक साथ बैठे हुए थे जो उनमें सबसे अधिक उम्रदराज थे। प्रलय खड़ा हुआ सभी लोगों के जवाब दे रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों की पुतली काली थी। कोई भी उसके शरीर के अंदर झांक कर देख नहीं पा रहा था। कुछ सबसे उम्रदराज लोग ही उसके शरीर की ऊपरी हकीकत को समझने का प्रयास कर रहे थे। उसकी खून की शक्ति बड़ी अजीब थी जो सबको मानसिक झटके दे रही थी। कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों के चेहरे पर तो परेशानी की भी झलक आ गई थी। तभी ड्रैगन साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने उससे सीधा पूछ लिया, लड़के तुमको ये पेंडेंट कहाँ मिला है जो तुम्हारे गले में है? तुमको पता भी है ये क्या है? प्रलय ने बड़ी ही विनम्र आवाज में कहा, आचार्य मुझे नहीं पता कि यह क्या है। यह मुझे मिला है इसलिए मेरा है। इसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। किस्मत से मैं जिंदा हूँ। उसने सबको सीधा और स्पष्ट जवाब दे दिया था। ये कहा और कैसे मिला ये हर योद्धा का राज होता है। वो उसकी इच्छा है, अगर बताना चाहे तो बता दे और ना भी बताए। उसकी बातों को सुनकर नीचे बैठे हुए एक बुजुर्ग ने कहा, लड़के अपनी जवान को लगाम लगाकर बात करो। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने क्या बोल रहे हो? ये बुजुर्ग ड्रैगन साम्राज्य से ही था। प्रलय ने उसकी तरफ मुंह करते हुए कहा, आचार्य मैंने गलत क्या कहा है? मैंने अपनी पहचान और अन्य चीज़ों का विवरण दे दिया है। तो क्या किसी को सच कहने की भी इजाज़त नहीं है? उसकी बात को सुनकर एक और बुजुर्ग बोला, लड़के काफ़ी हिम्मत है तुम्हारे अंदर जो आचार्य से ऐसे बात कर रहे हो। प्रलय ने कहा, क्या आप लोग मुझसे इसे लेना चाहते हैं? मगर अफसोस आप ले नहीं पाएंगे। इसको मेरे सिवा कोई भी धारण नहीं कर सकता है। अगर किसी को कोशिश करनी है तो वो कर सकता है। उसके बाद उसकी आंख बंद करने के बाद कुछ मंत्र पढ़ता है और वो लॉकेट उसके गले से निकलकर हवा में चला जाता है। मगर उन ऊपर बैठे हुए लोगों की वजह से कोई भी हिम्मत नहीं करता है। फिर ऊपर से एक बुजुर्ग बोलता है, मुझे पता है इसने तुम्हें चुना है मगर तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए अपनी चीज़ को अपने पास रखो और अपना ध्यान रखो। अगर किसी ने तुम्हें मार दिया तो ये फिर किसी काम नहीं आएगा।
रही तुम्हारी पहचान और अन्य चीज़ की जानकारी का पता बहुत जल्दी ही चल जाएगा। तब तक तुम अपना ज्ञान और शक्तियों का प्रयोग अपनी सुरक्षा करने के लिए सीखो। 1 साल के बाद महाशक्ति दीक्षा का आयोजन होगा जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। उसके लिए तैयारी करने के लिए तुम कोई सा भी आश्रम गुरुकुल चुन सकते हो, ये सब तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। उसके बाद वो चारों गुरुकुल के नाम और गुरु के बारे में उसको बता देते हैं। बाकी की जानकारी और प्रक्रिया तुम्हें वो लोग खुद बता देंगे जिसके तुम चुनना चाहोगे। प्रलय काफ़ी देर से एक आदमी को आंख बंद किए हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसने उस आदमी की तरफ जाकर कहा, आचार्य श्रेष्ठ, मैं आपके आश्रम में प्रशिक्षण पाना चाहूँगा। उस आदमी बस इतना ही कहा, ठीक है तुम कर सकते हो, मगर हमें नहीं लगता हम तुम्हें कुछ खास सिखा पाएंगे। उसके बाद वो आदमी अपनी जगह से चला जाता है। उसके कहे हुए सब सभी ने सुने थे। कुछ लोगों के समूह के साथ वो मीटिंग खत्म हो जाने के बाद बाहर निकल आया था। बाहर उसको गरुदा मिल गया जिसने उसके लिए रहने के लिए एक छोटा सा राजमहल उसी साम्राज्य में करवा दिया था। वो लोग कुछ वक्त तक इंतजार करने और रुकने के लिए बोलकर चले गए थे। G20 महागठबंधन साम्राज्य में हंगामा। प्रलय ने जिस जगह को अपने प्रशिक्षण के लिए चुना था उसके लोग और बड़े बुजुर्ग सभी उसको गरुड़ किंगडम के एक मुख्य सैनिक योद्धा के साथ छोड़कर चले गए थे। वो आदमी देखने में काफ़ी अनुभवी लग रहा था। अब इतने समय के बाद प्रलय ने उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था और उसे इस जगह के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया था। उसके साथ बातचीत करते हुए प्रलय को पता चला कि यह भूखंड पृथ्वी पर ही मौजूद है और यह किसी अलग भाग में बसा हुआ। गरुदा ने उसको जानकारी देना जारी रखा जब तक मोटे तौर पर उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो गई थी। उसने उसे बताया कि यह जगह चारों तरफ से घिरी हुई है। इसके एक तरफ विशाल रेगिस्तान का क्षेत्र लगा हुआ है तो दूसरी तरफ विशाल महासागर और बर्फ की श्रृंखला है। तीसरी तरफ इसके ज्वालामुखी से युक्त क्षेत्र है। हर किसी का दायरा लाखों करोड़ मील का है। चौथी तरफ इसके जंगल पहाड़ियों की श्रृंखला है। उनके पार असुर प्रजातियों का क्षेत्र शुरू हो जाता है जिन लोगों ने अपना गुप्त रूप से और प्रकट रूप से अपने अपने साम्राज्य को बना रखा है। उसको पता ही नहीं लगा कब बातचीत करते हुए और उस जगह के लोगों की नज़रों का शिकार होते हुए वो लोग गरुड़ किंगडम की जगह पर आ गए थे। उस राजमहल के ऊपर एक उड़ने वाला गरुड़ बैठा हुआ था जिसके पंख खुले हुए थे जैसे कि वो उड़ान भरने को तैयार बैठा हुआ हो। उसकी आंखें और आभा सजीव होने का एहसास दिला रही थीं। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो गरुड़ की आकृति उसका निरीक्षण कर रही हो। गरुदा उसको राजमहल में लेकर गया और उस जगह पर मौजूद लोगों से परिचय करवा दिया और उनको बता दिया आज से यह इसी राजमहल का नया अधिकारी है, यहीं पर रहेगा। सभी सेवकों को समझाने के बाद वो प्रलय को उस जगह पर छोड़कर चला गया था। प्रलय उस राजमहल में आ गया था जिसको वो छोटा सा कह रहे थे। प्रलय के हिसाब से उसमें आधा गांव आ जाता। प्रलय ने उस जगह पर उपस्थित सेवकों को देखा जो भोजन और राजमहल के अन्य कार्यों के लिए नियुक्त थे। उसने उन सभी को बुलाया और उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और फिर उसे उन लोगों का व्यवहार समझ में आने लगा। उसने कुछ लोगों को खाना बनाने के लिए कहा और खुद अपने कमरे में चला गया। सीढ़ियों के ऊपर उसका कमरा भी भव्य रूप से बना हुआ था। उसमें एक तरफ अन्य कमरों से कमरे जुड़े हुए थे। वो उन सब की जांच करने में लग गया था। थोड़ी देर में उसकी जांच पूरी हो गई तब वो उस राजमहल की अट्टालिका पर आया और खड़ा होकर बाहर के नज़ारे को देखने लगा। उसके सामने एक क्रमबद्ध तरीके से भवन, महल, राजमहल जैसी चीज़ें बनी हुई थीं वो देख पा रहा था। उस जगह से दूर शानदार कोठी बंगले बिल्डिंग भी बनी हुई थीं। उनके अंदर सबके लोगों के चहल पहल देखी जा सकती है। वो अपने पड़ोस में बसे हुए अन्य भवन और महल राजमहल की जांच करने के लिए जैसे ही फिर उसने अपनी आंखों का रंग बदला वो उन सभी के आर पार से देखता हुआ चला गया। कुछ ही पलों में उसको महसूस हुआ कि किसी को उसके इस प्रकार देखने का एहसास हुआ है। तो वो तुरंत अपनी अट्टालिका से अंदर कमरे में आ गया। उसके अंदर आने के बाद कुछ ही पलों में एक बड़े आलीशान राजमहल के अट्टालिका के बाहर एक लड़की राजसी परिधान में निकलकर इधर उधर देखने में लगी हुई थी। उसकी सुंदरता अनुपम थी। कुछ देर के बाद वो लड़की अंदर चली गई और प्रलय बैठा हुआ अपने आप को शांत कर रहा था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इस समय उसने गलती से वो नज़ारा देख लिया था जो उसको नहीं देखना चाहिए था। कुछ और देर अपने मन को शांत करने के बाद उसने अपनी आगे की योजनाओं पर काम करने के बारे में सोचा और उसने अपने आप को तारोताज़ा करने के बाद नीचे आकर पहले भोजन करने लगा। अपना खाना खाने के बाद वो किसी को दखल ना देने का बोलकर अपने कमरे में गया। उसने कमरे में आने के बाद साधना करने के लिए अपने साधना कक्ष में आ गया। कमरे में आने के बाद वो साधना की मुद्रा में बैठ गया और फिर उसने उस सतरंगी बड़े फूल को निकाल लिया जिससे से तेज आध्यात्मिक साधना शक्ति की लहरें उत्सर्जित हो रही थीं। उसने उस फूल की पंखुड़ी को तोड़ लिया और उसकी कई पंखुड़ी को एक साथ खा लिया। उसके ऐसा करने के कुछ देर में ही उसके अंदर ऊर्जा शक्ति असीम मात्रा में बहने लगी थी जो उसके शरीर के साथ मन और आत्मा को मजबूत कर रही थी। उसने यह एहसास महसूस करके बची हुई पंखुड़ी को भी खा लिया। सारी पंखुड़ी तोड़ने के बाद उसको कई बीज उस कमल में बीच में रखे हुए थे। उनकी संख्या 100 बीज से अधिक होंगे। उन बीजों को अपने पास वापस स्टोरेज रिंग में रख लिया और उन पंखुड़ी की शरीर में बहती हुई ऊर्जा शक्ति को काबू करने में लग गया था। उसकी आत्मा शक्ति, मानसिक ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, साधना शक्ति, आत्मज्ञान में तेजी से वृद्धि हो रही थी। उसने विशेष रूप से आत्मा कौशल और मानसिक ऊर्जा कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते वो अपनी साधना कौशल के अभ्यास और मंत्र जाप में मगन हो गया था, जिसके कारण उसके राजमहल से बाहर शक्तिशाली आभा हर तरफ कई मील के क्षेत्र में फैलती हुई जा रही थी। जब उसने आत्मा के परमात्मा स्तर को छुआ और उसके आगे के चरणों में प्रवेश कराने के लिए अपने आप को प्रेरित करने लगा था, उसको लग रहा था कि ऊर्जा की कमी पड़ रही और इस मौके पर अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति उसको आगे के चरणों में आसानी से प्रवेश करता हुआ पार कर सकता था। उसने अब तक उस कमल की सारी ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। उसने अपनी आंखों को खोला और कुछ मुट्ठी भर कमल के बीज और नीला फूल को तोड़कर खा गया। उसने 10-20 नील फूल खाने के बाद फिर से अपने आप को साधना करने के लिए लगा लिया। उसके ऐसा करने के बाद वो फिर परमात्मा स्तर के आगे के चरण चेतना स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करने में लगा। उसके अंदर के शक्ति बीज की ऊर्जा शक्ति हर बीज में लाखों गुना अधिक थी। उसने मुट्ठी भर बीज खाने के बाद भी और उस नीले फूल की पंखुड़ी ऊर्जा को भी साथ में सोखने के बाद वो चेतना स्तर के चरम को छू पाने में कामयाब हुआ था। इधर बाहर आकाश में काले बादल ने उस जगह का हजारों मील का क्षेत्र ढक लिया था। काला घना अंधेरा बादलों की वजह से हो चुका था। ये हाल कई दिनों से चल रहा था। अब उन बादलों में बनने वाला ब्लैक होल पूरी तरह से रंग बिरंगी बिजली से भरा हुआ था। अंदर प्रलय अपनी साधना करने में लगा हुआ था। उसने एक मुट्ठी शक्ति बीजों को निकाल कर खा लिया था। इस समय उसका शरीर आदित्य आभा के साथ भरा हुआ था। उसका पूरा कमरा रोशनी से भरा हुआ था जो उसके शरीर से निकल रही थी। साधना के इस महत्वपूर्ण समय में उसके ऊपर पहला बिजली का हमला हुआ जो उस राजमहल के बड़े भाग को मिट्टी में मिलाते हुए उसके शरीर से टकरा गई थी। प्रलय अपनी आंख बंद करके साधना में लगा हुआ था। अचानक से उसका शरीर उसकी डायमंड क्राउन बॉडी में बदल गया और उसके शरीर पर उन बिजली के लगातार हमले होने लगे। हर हमला पहले से दुगना मजबूत था। उस बिजली के वज्रपात की वजह से उस क्षेत्र में कई मील में मौजूद हर चीज मिट्टी में मिलती जा रही थी। उन बिजली की तबाह करने की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उन स्वर्गीय बिजलियों का हमला कई लाख मील में फैल चुका था। इस समय वो हिस्सा और भी हिस्से में भारी नुकसान हो रहा था, मगर कोई भी उन बिजलियों को बाधित नहीं कर रहा था। लोग अपनी जगह छोड़कर दूर सुरक्षित जगह जा चुके थे। इस समय सभी लोग खड़े हुए उस भयानक मंजर को ही देखे जा रहे थे। उधर वो बिजली उसको अंदर से ऊर्जावान बनाती जा रही थी। उसके शरीर के खून से मिलने के बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आखिरी में एक समय ऐसा आया जब उन बिजलियों ने किसी नदी की बाढ़ का रूप ले लिया और लगातार आसमान और धरती के बीच एक रेखा बन गई। जब वो धार टूटी तो हर जगह पर धूल मिट्टी का गुबार ही था। प्रलय अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठा था। उसकी हर आंख आधी नीली और आधी गुलाबी थी। उसकी आंखों का रंग अब पीला और सफ़ेद हो चुका था जबकि पुतली उसकी नीली और गुलाबी थी। उसने अपनी आंखों को खोला और हर तरफ देखा कि धूल मिट्टी और उसका गुबार फैला हुआ था। वो नॉर्मल हुआ और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हम पर हमला हुआ है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज़ तेजी से गूंज गई। तभी उस जगह पर तेज हवा के झोंका आया और उस क्षेत्र की धूल मिट्टी को साफ कर दिया। जब साफ हुआ तो देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका ऊपर का शरीर नंगा था और नीचे भी वह मुश्किल कुछ बचा हुआ था। उसने गौर किया कि उसकी छाती पर बना निशान चमक रहा था। उसका पेंडेंट अब गले में नहीं था। तभी उसके सामने बड़े बुजुर्ग लड़के लड़कियों आदमी औरत का समूह उसके पास आता हुआ दिखाई दिया। कुछ बड़े तो पहले ही आ चुके थे। प्रलय ने तुरंत अपने आप को एक टूटे हुए खंभे के पीछे छुपा लिया। इस समय उसके ऊपर देखने वालों की निगाहें बढ़ती ही जा रही थीं। इस समय वो बिना कपड़ों के मुश्किल से अपने आप को छुपाने में कामयाब हो पा रहा था। उसने अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर देखा तो कोई भी कपड़ा सबूत नहीं था, सब जल चुके थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी और जब दूर दूर तक मिट्टी कम हो गई तो उसने देखा कि जिस जगह पर शानदार राजमहल भवन महल थे अब किसी खंड से कम नहीं लग रही थी। उसने अपनी नज़रों से ऐसे ही देखा, जहां तक वो देख पा रहा था सब खंड ही खंड था। तभी एक आदमी जिसकी दाढ़ी जमीन पर घुटने से नीचे तक आ रही थी और उसके पीछे की चोटी जमीन को छू रही थी, उसके आते ही सब पीछे हो गए। उसकी आंखें अजीब उत्साह की चमक थीं। उसकी दोनों ही आंख का रंग अलग अलग था। उसने स्वर्ण वस्त्र पहने हुए थे जिनके अंदर से सफ़ेद और पीले रोशनी की ऊर्जा झलक रही थी। उस आदमी ने उसकी तरफ कपड़ों का एक सेट भेज दिया। प्रलय ने उन कपड़ों को अपने हौंद से अपनी तरफ खींच लिया और उनमें से एक जोड़ी निकालकर पहन लिया और बाकी को अपने पास रख लिया। उन कपड़ों पर चारों किंगडम का निशान बना हुआ था जो छाती के बीच आ रहा था। वो कपड़े भी उसको मानसिक शांति दे रहे थे। वो कपड़े किसी अजीब रेशम से बने हुए थे जिसको चारों रंगों से निर्माण किया गया था। अपने कपड़े पहनकर प्रलय उस खंबे के पीछे से बाहर आ गया। इस समय वो अतुलनीय रूप से सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके बाल और भी अधिक सुनहरे हो गए थे। उसका आभा मंडल किसी दिव्य देवता की तरह लग रहा था। उसने आगे आकर उस बुजुर्ग आदमी को प्रणाम किया और बोला, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है, मुझे लगा कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है। उसकी बातों को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी हंसी की खनक हर कोई सुन सकता था। उसने कहा, हम दूर से अलग अलग साम्राज्य और किंगडम के लड़के लड़कियां उसको देख रहे थे। उन सभी की अपनी अपनी योजना बनाने में लगे हुए थे। तभी उस जगह पर एक आदमी और पैदल चलता हुआ आता है जिसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, मगर सभी उसको इज्जत से देख रहे थे, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। वो आदमी 40 साल से या 50 साल के आसपास होगा। वो आया और बोला, महागुरु कृष्णकांत, ऐसा क्या आपको मिल गया जो आप अपनी जगह से उठकर आज यहाँ पर आ गए हो?
उसकी आवाज़ को सुनकर कृष्णकांत ने, युवराज मधुदेव आप खुद ही देख लो, आप भी तो कभी बाहर नहीं आते हो, अपनी जगह से सालों हो जाते हैं तुम्हें अपने ही राजमहल से निकले हुए। प्रलय अपनी नज़र घुमाकर उस आवाज़ की दिशा में देखता है जिधर से आवाज़ आ रही थी। वो आदमी हट्टा कट्टा उसके बाबा जैसा ही दिखाई देता था, उसकी हाइट सब कुछ उनके जैसा था, बस उम्र थोड़ी बढ़ गई थी। उस आदमी को देखकर प्रलय के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, बाबा आप यहाँ हो। इधर जैसे ही उसने अपना नाम बाबा सुना तो उसको एक झटका लगा और वो तेजी से चलता हुआ प्रलय के पास आ गया। प्रलय की आंखों में आंसू और उसकी आवाज़ में कंपन होने लगा था। उसने बोला, बाबा आप खजाना गांव को छोड़कर क्यों चले गए थे? मैंने कितना ढूंढा आपको पर मैं कोई सुराग का भी पता नहीं लगा पाया। मैं जिंदा बच गया था उस सुंदर वन में, गोमती नगर में भी, आपने सृजन प्रशिक्षण कला केंद्र में भी कोई जानकारी नहीं छोड़ी थी। इस समय वो इतना भाव में बह गया था कि वो रोता ही जा रहा था। उसका हर एक बात एक परमाणु बॉम्ब की तरह लोगों पर गिर रही थी। जब मधुदेव ने पहचान लिया तो वो भी उससे पागलों की तरह लिपट गया था। दोनों बाप बेटे रोए ही जा रहे थे। ये दृश्य इतना भाव विभोर कर देने वाला था कि कृष्णकांत की आंखों में भी अंशु झलक आए थे। उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों के कंधों पर अपना हाथ रखा और दोनों को लेकर उस जगह से हवा में ही ऊर्जा द्वार बनाकर शिखर के सबसे ऊपर बसे हुई जगह पर जाकर प्रकट हो गए थे। टू बी कंटिन्यू।